तो जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्स डीवीएस यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चंस निकाले हैं एफकेट एग्जाम के लिए। ये 50 क्वेश्चंस कवर करते हैं ऑल द चैप्टर्स प्लस ऑल द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, जितने भी टाइप्स आपके एग्जाम में आते हैं। मोस्टली मैंने सबसे ज्यादा रिपीटेटिव टाइप्स उठाए हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जो आप एग्जाम में देखने वाले हैं अभी अपकमिंग एफकेट एग्जाम के लिए। ये एक रिवीजन वीडियो है उनके लिए जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट है, एंड जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ये वीडियो उनको एक सिलेबस कंप्लीट करवाने में हेल्प करेगी। बेसिकली सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो इसको वहाँ इस वाली वीडियो में वो लोग फेस कर लेंगे। एंड अनदर थिंग इज दैट कि इस पूरी वीडियो में जितने 50 क्वेश्चन है इनका एक कंपाइलेशन की पीडीएफ फोर्स डीबीएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे है। सो गो एंड टेक दैट पीडीएफ और सॉल्व करके आप भी इसको प्रैक्टिस करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 50 क्वेश्चंस इतने एक्यूरेट हैं कि यू विल बी फाइंडिंग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो टाइप्स एग्जाम में आपके आएंगे यहीं से आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज परसेंटेज। सो परसेंटेज के कुछ 5 टाइप्स लिए हैं मैंने। सबसे पहला टाइप आपका ये वाला है, फ्रूट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अ फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड अ ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, सो 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट है हमारे पास, तो इसमें क्या है 68% वाटर है। फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर है 68%, मतलब कि क्या 68 kg क्या है इसके अंदर वाटर है। तो इसके अंदर पल्प कितने का हो गया हमारा, अगर 68 kg वाटर है तो 32 kg क्या हो गया, पल्प हो गया। अगेन अगर फ्रेश फ्रूट में वाटर कंटेंट ही है तो वाटर अगर इवेपोरेट हो रहा है तो जो हमारा पल्प है उसकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी, पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली है। तो अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट में क्या है 20% वाटर है। 20% वाटर है, इट मीन्स कि ड्राई फ्रूट में पल्प कितना है हमारा, पल्प हो जाएगा 80%। सो ये जो 80% पल्प है ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट फ्रूट में दोनों में सेम रहेगा। सो ड्राई फ्रूट में 80% क्या है 32 kg का पल्प रहेगा हमारा 100 kg में से। तो देन पूरा 80% की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई ड्राई फ्रूट के अंदर 32 kg, 32 kg। तो पूरे फ्रेश हमारा ड्राई फ्रूट 100% हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 32/80 इंटू 100। कैंसल इट बाय फोर्स, तो फोर से जाएगा 20 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, देन दिस विल गो 5 टाइम्स। सो 40 kg, सो 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट हमको ऑप्टेन होगा किससे, 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट से। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइप है आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से। वी ऑल नो दैट व्हाट इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो राघव 80% रुपए क्या करता है अपने स्पेंड कर देता है। तो अगर राघव की इनकम हम मान लेते हैं 100 रुपए है, तो क्या कर देता है 80% रुपए, 80 रुपए क्या कर देता है स्पेंड कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी है 20 रुपए की। आगे क्या कह रहा है, राघव की इनकम 12% से इंक्रीज हो जाती है। तो राघव की इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई, 12% से इंक्रीज हो गई। तो दूसरी साइड उसकी जो सेविंग है वो 10% से डिक्रीज हो जाती है। तो सेविंग उसकी 10% से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इनकम उसकी कितनी हो गई, अब 112 रुपए हो गई उसकी इनकम, क्योंकि 12% से इंक्रीज हो गई। सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी, 20 का 10% डिक्रीज करेंगे तो 18 हो जाएगी, -2 हो जाएगा। तो उसकी एक्सपेंडिचर कितना आ गया यहाँ से, 112 इनकम है, 18 सेविंग है, तो 112 में से 18 घटा देंगे हम लोग, तो 94 रुपीज क्या आ गया उसका एक्सपेंडिचर। पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था 80 रुपीज, 80 से कितना होगा 94, कितना बढ़ा 14 रुपये बढ़ गया। सो परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितना आ गया 14/80 विच इज इक्वल्स टू 7/40 विच इज इक्वल्स टू 17.5%, है ना। तो 17.5% क्या है हमारा उसके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज का परसेंटेज है। द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। इजी क्वेश्चन है। पहले आप यहाँ समझिए कि ये इसका मतलब क्या है, सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। इसका मतलब ये है कि पहले प्रीवियसली वो कितना राइस खरीद पा रहा था 104 kg, मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय। इट मींस कि मनी क्या है कांस्टेंट है इस केस में। मनी अगर उसकी पॉकेट में पहले 100 रुपए थे तो आज की डेट में भी उसकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। सो मनी क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो ये आपका कौन सा केस है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि आप कोई कॉमोडिटी खरीद रहे हो तो उस कॉमोडिटी का कंजम्पशन यानी कि जितना आप ले रहे हो प्लस पर केजी का जो प्राइस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि प्राइस अगर हमारा ए से बी के रेशियो में चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो जो हमारा कंजप्शन है वो उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, यानी कि बी से ए के रेशियो में चेंज होगा। बस इसी पे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। क्या कह रहे हैं, प्राइस फॉल्स बाय 35%। तो 35% का मतलब कितना होता है 7/20। इसका मतलब कि जो हमारा प्राइस है
वो पहले 20 रुपीज था, तो अब कितना हो गया, 13 हो गया। 35% फॉल हुआ है, तो 20 से कितना हो गया, 13 हो गया। सो प्राइस 20 से 13 हो गया है, तो कंजप्शन हमारा जो है क्या होगा, इसके रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। 13 से कितना हो गया, 20 हो गया। कंजप्शन हमारा कितना इंक्रीज हो गया, 7 यूनिट्स कंजप्शन इंक्रीज हो गया। अभी क्या कह रहा है कि पहले हम 104 केजी राइस खरीद पाते थे। सो यहाँ पे क्या आ गया, प्रीवियस कंजम्पशन। हमारा पहले का कंजम्पशन कितना था, 104 केजी। ठीक है, यानी कि जो 13 यूनिट्स है इसकी वैल्यू कितनी, 104 केजी। तो 13 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 104 केजी। प्रेजेंट कंजम्पशन हमारा कितना है, 7 यूनिट्स। नहीं, प्रेजेंट कंजम्पशन हमारा 20 यूनिट्स, और बढ़ा कितने से, 7 यूनिट से बढ़ा है। हमसे पूछ रहा है कि बढ़ा कितने से कंजम्पशन। तो 13 यूनिट्स की वैल्यू 104 है, हमको क्या निकालनी है, 7 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। 13 से हमारा कट जाएगा 8 टाइम्स, 7 यूनिट्स की वैल्यू जाएगी 7 × 8 इक्वल टू 56। यानी कि आज के टाइम पे वो 56 केजी राइस क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा खरीद सकता है। प्रेजेंट टाइम पे 56 केजी राइस उसको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, आपका एक पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ गया। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 3:7 एंड द दिस इज मेल, ये मेल होगा हमारा। ठीक है, देर आर 25% मेल चाइल्ड एंड 35% फीमेल चाइल्ड, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट इज 20,000, देन द व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, इसमें कुछ चीजें कंफ्यूजन के लिए दी। प्रीवियस क्वेश्चन आपका जो रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल दिया, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन की पॉपुलेशन का हमको परसेंटेज दिया और एडल्ट की पॉपुलेशन दी है। तो टोटल पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी सिटी की, टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू व्हाट, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन प्लस एडल्ट की पॉपुलेशन, है ना। एडल्ट की पॉपुलेशन 25% हमारे मेल चाइल्ड है और 35% हमारी फीमेल चाइल्ड है। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए, 60% क्या हो गए हमारे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन। देन एडल्ट की पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 20,000 है। और एडल्ट की पॉपुलेशन अगर 60% चिल्ड्रन है, तो एडल्ट कितने हो जाएंगे हमारे, 40% एडल्ट हो जाएंगे। तो 60% चिल्ड्रन, 40% एडल्ट। एडल्ट दिया कितना हुआ, 20,000। 20,000 क्या है, एडल्ट है। ये 40% की वैल्यू है। तो हमको क्या चाहिए, टोटल पॉपुलेशन विच इज इक्वल टू 100%। इसको हम किससे मल्टीप्लाई, इसको हम 14 से काट देंगे तो आ जाएगा 500। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100% इंटू 500 विच इज इक्वल टू व्हाट, 50,000। तो प्रेजेंट में टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 50,000 है। एक ये पासिंग मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है, गीता 30% स्कोर करती है लेकिन 50 नंबर से फेल हो जाती है। वहीं जो संदीप है दूसरी तरफ 45 स्कोर करता है तो 25 मार्क्स से पास हो जाता है। तो जो विमल है जिसको 64% मार्क्स मिले हैं, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो सीरीज वाला 64% की वैल्यू पूछा है। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि आप एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लो, कुछ मत करो, इसको लिख दो पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स है। जो हमारी गीता है उसको 30% मार्क्स मिले और कितने से फेल हो गए, वो 50 मार्क्स से क्या हो गई, फेल हो गई। यानी कि बॉर्डर लाइन से उसके कितने नंबर कम आए, 50 मार्क्स कम आए। 50 नंबर उसके और ज्यादा आते हैं तो क्या हो जाती है, वो पास हो जाती है। वहीं जो दूसरी तरफ हमारा संदीप है, उसके 45% मार्क्स आते हैं और उसको कितने बॉर्डर लाइन से मार्क्स ज्यादा मिले, 25 मार्क्स ज्यादा मिले, यानी कि 25 मार्क्स से वो पास हो गया। अब यहाँ से हमारा परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, परसेंटेज में डिफरेंस यहाँ से हम देखेंगे तो 15%। 15% जब इंक्रीज हुई वैल्यू तो 50, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना, 25 का डिफरेंस है। टोटल डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 50 + 25। तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मार्क्स। यानी कि 15% इंक्रीज होने पे 75 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, 64% की वैल्यू निकालनी है। तो 64% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75/15 इंटू 64 विच विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स। तो 320 क्या आ गया, 320 मार्क्स हमारा आंसर आ गया। अगर पूछा होता मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो हम क्या करते, 15 से 5 टाइम्स जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% इंटू 5 इज इक्वल टू 500। सो मैक्सिमम मार्क्स हमारे आ जाते हैं 500। यहाँ से आपका रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट हो जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन का सबसे फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है, A:B का रेशियो दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। सिंपल ए और बी की जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है रेशियो में, उठा के इसमें आप पुट कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 5 × 3 + 2 × 2 अपॉन 3 × 3 + 4 × 2 इट विल इक्वल्स टू व्हाट, 15 + 4/9 + 8। कितना आ गया हमारा आंसर, 19/17 विच इज इक्वल्स टू 19:17, है ना। सो 19:17 क्या आ गया हमारा, 19:17 क्या आ गया, आंसर आ गया। बट अगर इसकी जगह आपसे पूछा होता कि A² + B/B प्लस B² + A, इसका रेशियो निकालो, तो इसका आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि अगर डिग्री चेंज हो जाएगी तो हम फिर इस वाले मेथड को डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो डिग्री चेंज हो जाएगी तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। जब तक डिग्री सेम है तभी तक हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन एंड द थर्ड प्रोपोर्शन। जल्दी से हम देख लेते हैं प्रोपोर्शन। एक टाइप आपका ये आता है, फोर्थ और थर्ड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम देखते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर है A, B, तो इसका मीन प्रोपोर्शन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √AB। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, A/X प्रोपोर्शनल टू X/B।
तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट ए बी करके, है ना। आई होप इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। देन आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। कोई भी नंबर है ए एंड बी, तो एक्स उसका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो एक्स। एक्स आपका क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। एक्स इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे हम, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। देन उसके बाद आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। कोई भी नंबर है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर एक्स है, एक्स हम कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू बी अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है बेसिकली, ए रेशियो बी है प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या करें, 12, 16 एंड 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल और 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो चाहिए। तो 12, 16 प्रोपोर्शनल टू 6 इज टू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी, 16 इंटू 6 अपॉन 12 विच विल बी इक्वल्स टू 8। तो एक्स यहाँ से क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। देन हमको क्या चाहिए, 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए। तो 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 4 इज टू 6 प्रोपोर्शनल टू 6 इज टू वाई। तो वाई फोर्थ प्रोपोर्शनल है इस नंबर का, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 36 अपॉन 4। 9 टाइम कस गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। तो एक्स रेशियो वाई यहाँ से कितना आ गया हमारा, 8:9। तो रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल वाला कितना आ गया, 8:9 आ गया। A bag contains 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa coins in the ratio of 7:8:3, amounting to 87 rupees. Find the number of 10 पैसा कॉइन्स। एक आपका कॉइन्स वाला क्वेश्चन आता है रेशियो प्रोपोर्शन से, इसको देख लेते हैं जल्दी से। क्या क्या है हमारे पास, 50 पैसा का कॉइन है, देन 25 पैसे का कॉइन है, एंड देन 10 पैसे का कॉइन है ना। किस किस रेशियो में हमारे पास, 7:8:3 के रेशियो में। तो हम यहाँ से अमाउंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अमाउंट का रेशियो क्या है। तो 350:200:30, ये क्या है अमाउंट का रेशियो। अमाउंट एक्चुअल में है कितना हमारे पास, 87 रुपीज है। 87 रुपीज को हम लिख लेते हैं क्या, पैसा में कितना लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8700 पैसा। तो 8700 पैसा हमारे पास है। टोटल अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रेशियो में मनी का सम कितना आ जाएगा, 580x। इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 8700 पैसा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8700 अपॉन 580, 0 से 0, 1 एंड 5। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, 15। क्या पूछा, नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। तो 10 पैसा कॉइन्स का रेशियो में कितना यूनिट है, 3 यूनिट्स है। तो 3 × 15 कर देंगे इक्वल्स टू 45। हमारे पास 45 क्या है, 10 पैसे कितने कॉइन्स हमारे पास, 45 पैसे, 45 कॉइन्स। नेक्स्ट है आपका ये वाला टाइप, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला रेशियो में टाइप है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज ये है ए हमारा और ये बी भैया हमारे। ए भैया का, ए और बी के इनकम का रेशियो क्या है, 8:5 है। तो हम मान क्या लेते हैं कि एक की इनकम है 8x और बी की इनकम कितनी होगी हमारी 5x। इनकी सेविंग कितनी है, 12,000। तो अगर इनकी इनकम में से हम 12,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इनका एक्सपेंडिचर आ जाएगा जो कि सेविंग है। अगर बी की इनकम में से मैं 10,000 घटा दूंगा तो बी का क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए का एक्सपेंडिचर, ये क्या आ गया हमारे पास, बी का एक्सपेंडिचर। सो ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे, 5/3, यही तो दे रखा है। ए और बी के रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 5/3। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा इसका, है ना। बट हमको इस मेथड से एग्जाम में नहीं करना है, मेथड सेम है। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को। जब भी हमको इनिशियल रेशियो दिया हो, ठीक है, एंड देन फाइनल रेशियो दिया हो और फिर उनका डिफरेंस दिया हो, है ना, उस केस में हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, ये और ये एंड देन ये और ये, इस डायग्राम को याद कर लो। बेसिकली है क्या, इनिशियल रेशियो मतलब कि क्या, इनकी इनकम कितनी थी, 8:5 थी। फाइनल रेशियो यानी कि इनका एक्सपेंडिचर कितना है, 5:3। और इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है, 12,000:10,000, है ना। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो इसको, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 24 और 25 एंड 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। बीच में क्या लगेगा, माइनस, इज इक्वल्स टू, अब क्या है, इसको इधर और इसको इधर, कितना गया, 50,000 माइनस 36,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 14,000। बस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा, डिफरेंस इन द इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है हमारा, 8:5। डिफरेंस कितने यूनिट का है, 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो डिफरेंस एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 14 × 3 इज इक्वल्स टू 42,000 रुपीज का क्या आ गया, एक्चुअल डिफरेंस, विच इज इक्वल्स टू दिस। The sum x is divided among a, b and c in such a way that a और b का रेशियो इतना है, b और c का रेशियो इतना है। तो डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ, अच्छा, टोटल सम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। बेसिकली क्या कह रहा है कि
एक कुछ अमाउंट है एक्स रुपीज है, ए और बी को डिवाइड किया गया किस रेशियो में, 6:7 के रेशियो में मिला। देन हमारा जो बी और सी थे उनको किस रेशियो में मिला, 3:2 के रेशियो में मिला। देन हमारा ए और सी का डिफरेंस कितना है, 540 का डिफरेंस है। पहले हमको क्या चाहिए, A:B:C की वैल्यू चाहिए। क्या हो जाएगा, दोनों साइड बी कॉमन है लेकिन बी की वैल्यू अलग है, तो बी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर 7 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया ये, 18:21। इधर आ गया हमारा 21:14। सो A:B:C कितना आ गया, 18:21:14, है ना। और ए एक्स की वैल्यू चाहिए हमको, यानी कि टोटल पैसा चाहिए। जो टोटल जो रुपए है कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 53 यूनिट्स, है ना, 53 यूनिट्स। ठीक है, ए और बी का डिफरेंस कितना है हमारा। सो ए और सी का डिफरेंस है 540, और रेशियो में कितना डिफरेंस है, ए 18 यूनिट्स है, सी को मिला 14 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स का डिफरेंस है ना। इसी ए और सी का डिफरेंस कितना दे रखा है, 540। तो 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी, हमको 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है, 540। हमसे क्या पूछे, 53 यूनिट्स टोटल सम, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 53 यूनिट्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, सो ये जाएगा हमारा 135 टाइम्स, हो जाएगा 135 × 53, विच इज विल बी इक्वल्स टू 5517। तो 7,155 रुपीज क्या है तीनों के, जो एक्स है उसकी वैल्यू है। यहाँ से आपका मिक्सचर स्टार्ट हो गया, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर हमने क्या क्या देख लिया, ये रेशियो प्रोपोर्शन था आपका, उससे पहले परसेंटेज था, अब मिक्सचर स्टार्ट हो गया। मिक्सचर के दो क्वेश्चंस जो कि आते हैं एग्जाम में, देख लेते हैं। पहला है हमारा चेंज इन मिक्सचर वाला। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है हमारा, मिल्क इस टू वाटर का रेशियो है हमारा 17:3 का। क्या कह रहे हैं, 200 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसमें 17:3 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क जब हम ऐड करते हैं तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है, 7:1। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क दैट वाज एडेड। तो 17:3 का क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारा, 20 यूनिट्स। इसी 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, 200 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर्स। बस इसको अभी साइड के लिए रख देते हैं। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 17:13 है। और जब कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे मिल्क डाला, हमको नहीं पता कितना डाला, लेकिन जैसे कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क डाला तो रेशियो कितना हो गया, 7:1 हो गया, है ना। बट हमने वाटर में, इसमें हमने मिक्सचर में क्या डाला है, सिर्फ मिल्क डाला है, लेकिन हमने वाटर नहीं डाला है। तो वाटर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इधर 3 यूनिट्स ऑफ वाटर, इधर भी 3 यूनिट्स होना चाहिए। इस वाले को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया है हमारा, 21:3। अब वाटर सेम हो गया। अब हम देखते हैं कितना यूनिट से हमारा मिल्क इंक्रीज हुआ। पहले 70 यूनिट था, अब कितना हो गया, 21 यूनिट्स हो गया। सो 4 यूनिट से हमारा मिल्क इंक्रीज हुआ। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 4 इज इक्वल टू 40 लीटर्स। सो 40 लीटर्स ऑफ मिल्क क्या है, हमने ऐड किया, तो रेशियो 17:3 से कितना हो गया, 7:1 हो गया। डायरेक्ट शॉर्टकट है, इसी तरीके से सॉल्व करिए इसको, बेस्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, एसिड एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 4:5, 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस विद द वाटर। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला आ गया, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट मैं एक इजी मेथड बताऊंगा आपको, आपके एफकेट का लेवल है क्योंकि ये। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन, क्या रेशियो होगा। सो एसिड इज टू वाटर हमको कितना दे रखा है, 4:5। कितना सोल्यूशन रिप्लेस किया, 20%। कोई एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मान लेते हैं हमारा एसिड हो गया कितना, 40 लीटर, हमारा वाटर हो गया कितना, 90 लीटर, 50 लीटर सॉरी, है ना। 4:5 का तो 40-50 लीटर हमने मान लिया। टोटल हमारा मिक्सचर कितना हो गया, 90 लीटर का, जिसमें से इसका 20% हमने रिप्लेस कर दिया। 20% निकाल लिया, यानी कि कितना निकाल लिया, -18। कितना बचा हमारे पास सोल्यूशन, 72 लीटर बचा। इस 72 लीटर में भी मिल्क, एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, 4:5 ही होगा। 72 लीटर को जब हम 4:5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 32:40 लीटर। यानी कि अब नया हमारा एसिड इस टू वाटर कितना है, 32 लीटर ऑफ एसिड है एंड 40 लीटर ऑफ वाटर है। ये कितना, 18 लीटर हमने सोल्यूशन को घटा दिया। तो लेकिन अब 18 लीटर हमने इसमें क्या, वाटर ऐड कर दिया। तो 18 लीटर हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। कितना हो जाएगा हमारा, 32:58 एसिड और वाटर का ये रेशियो। तो 32:58 को हम जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 16:29। 16:29 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। होप यू आर गेटिंग दिस। ये एक डायरेक्ट मेथड है, लास्ट मोमेंट रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो को देखो। अगर आपको ये सारे मेथड्स आते हैं तो वीडियो को 2x में देखो, अदरवाइज आराम से एक एक बार रिपीट कर करके देखो, तब आपको मेथड समझ में आएंगे। क्योंकि ये जो मेथड्स हैं बेसिकली जब क्लास हम बेसिक से पढ़ाते हैं तब इनको एक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। बट बिकॉज इट इज अ रिविजन वीडियो एंड आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए वीडियो है। तो जस्ट क्वेश्चन के टाइप को आइडेंटिफाई करो, कैसे सॉल्व करना है ये पता करो, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एलिगेशन आ गया आपका। एलिगेशन इज द इजीएस्ट टॉपिक दैट यू कैन फाइंड इन योर एफकेट एग्जामिनेशन। पहला है हमारा डायरेक्ट एलिगेशन। डायरेक्ट एलिगेशन हम यूज कब करते हैं, पहले ये जान लेते हैं। जब भी कोई दो क्वांटिटी मिक्स करके किसी तीसरी क्वांटिटी को बना रही होगी जो कि दोनों क्वांटिटी के बीच में लाई करती है, पूछ ले कि किस रेशियो में मिक्स किया है, तब हम एलिगेशन यूज करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉफी 1 है हमारे पास और कॉफी पाउडर 2 है। कॉफी 1 का रेट कितना है, 2500 रुपये पर केजी। कॉफी 2 का रेट कितना है हमारा, 1500 रुपये पर केजी। इसको ऐसे मिक्स करना है कि हमारा नया रेट कितना हो जाए, 2250 रुपये पर केजी। किस रेशियो मिक्स करेंगे, सिंपल एलिगेशन लगा देंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा है उसको छोटे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर कितना आ जाएगा 250, इधर क्या है, इसमें से ऊपर वाले को घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 750। क्या रेशियो आ जाएगा हमारा यहाँ से, 3:1। क्या आंसर आ गया हमारा, 3:। बस एलिगेशन कुछ नहीं, यही एलिगेशन है। जब दो क्वांटिटी मिल रही हो तो बस केवल क्रॉस में आप माइनस कर दो इसको, जो भी बड़ा है बड़े वाले को, छोटे वाले को बड़े वाले से माइनस कर दो, हमारा रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। अब आता है नेक्स्ट वाला टाइप। जब एक तो होता है सिंपल, जैसे सिंपली आपको क्वांटिटी दे दी, अब एलिगेशन लगाना है। अब यहाँ पे रेशियो में दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेसल है हमारे पास, वेसल ए और वेसल बी। वेसल ए में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3। वेसल बी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3। इनको मिक्स कर दिया गया, तो जो नया मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो फाइंड कि किस रेशियो में इनको मिक्स किया गया है। सिंपल एलिगेशन लगाना है तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि आप किसी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो, या तो मिल्क में कन्वर्ट कर लो या तो वाटर में कन्वर्ट कर लो। मैं मिल्क में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 5:3 है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, टोटल 5:3 है, तो मतलब कि टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 8 हो गया, 5+3। इसमें से मिल्क कितना है, 5 यूनिट्स, तो 5/8 हो गया। इधर टोटल मिक्सचर कितना है, 5 यूनिट्स, इसमें से मिल्क कितना हो गया, 2/5। इधर टोटल मिक्सचर कितना है, 2 यूनिट, टोटल हमारे पास मिल्क कितना हो गया, 1/2, है ना। तो नया हमारे पास क्या आ गया, ए है, बी है और C जो नया बना था हमारे पास। पहले मिल्क था 5/8 यूनिट्स में, और दूसरा जो है क्वांटिटी उसमें 2/5 में मिल्क है। तो जो मिक्स करने के बाद हमारे पास मिल्क कितना बन गया, आधा। अब इसको हम इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास होल नंबर में आंसर आ जाएगा। 8 और 5 का एलसीएम हो गया 40, इधर भी 40, इधर भी 40। कितना आ गया हमारे पास, ए बी, ये हमारा जाएगा इससे 5 टाइम्स 25, इस जगह हमारा 8 टाइम्स 16, यहाँ पे जाएगा 20 टाइम्स 20, है ना। तो 20 और 60 से कितना 25 और 16 से कितना बनाना है, 20 बनाना है। एलिगेशन लगा देंगे, इधर 5 यूनिट्स आ गया, इधर कितना आ गया, 4 यूनिट्स आ गया। माइनस किया है 20 में से 16 और 25 में से 20, कितना आ गया फिर ये हमारा 4:5। यानी कि 4:5 के रेशियो में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों मिक्सचर को मिक्स करना पड़ेगा। 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक और नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि पार्टनरशिप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है। तो ठीक है, पार्टनरशिप आपका जो है वो बेसिकली एक फॉर्मूले में पार्टनरशिप खत्म है, दैट इज व्हाट। तो पार्टनरशिप होती कैसे है, अगर जब भी आप किसी बिजनेस में घुसोगे तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है ना। कैपिटल चाहिए होता है। और जब कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो तो वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम पे डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट, है ना। तो क्या होना चाहिए, दूसरा टाइम होना चाहिए आपके पास, है ना। तो कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। ठीक है, बस यही है आपका बेस फॉर्मूला पूरी पार्टनरशिप का, कि द प्रॉफिट यू गेट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल इंटू टाइम, है ना। अब सपोज 2% इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो उन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट ऑफ पर्सन 1 इज टू प्रॉफिट ऑफ पर्सन 2 क्या होगा, कैपिटल ऑफ पर्सन 1 इंटू द टाइम, कितना उसने इन्वेस्ट किया है, इज टू कैपिटल ऑफ पर्सन 2 इंटू टाइम के लिए, किस टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया ना। सो प्रॉफिट 1 इज टू प्रॉफिट 2 इज कैपिटल इंटू टाइम 1 इज टू कैपिटल इंटू टाइम 2। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों को कैपिटल का रेशियो क्या होगा, कैपिटल 1 इज टू कैपिटल 2, की कितना कितना उन्होंने कैपिटल लगाया है, सिंपल सा है क्या, प्रॉफिट ऑफ 1 अपॉन टाइम ऑफ 1 इज टू प्रॉफिट ऑफ 2 अपॉन टाइम ऑफ 2। अगला अपना फॉर्मूला क्या है, अगर टाइम का रेशियो पूछ लिया जाए, टाइम 1 इज टू टाइम 2। सो टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ऑफ 1 अपॉन कैपिटल ऑफ 1 इज टू प्रॉफिट ऑफ 2 अपॉन कैपिटल ऑफ 2। इनमें से कोई भी दो चीज आपको दी होंगी हमेशा, और तीसरी चीज पूछेगी, तो रेशियो का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है, बस। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें कि अगर कोई कुछ महीने बाद छोड़ गया, ठीक है, सपोज 1 साल का प्रॉफिट पूछ लिया, तो कैपिटल ऑफ 1 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने बोला कि पी, प्रॉफिट ऑफ 1 और प्रॉफिट ऑफ 2 निकालना है हमको। पहले बंदे ने 5 महीने तक इन्वेस्ट किया, और 5 महीने बाद अपने आधा कैपिटल उसने विड्रॉ कर लिया, तो एनुअल प्रॉफिट क्या होगा। तो कैपिटल उसका क्या है, कैपिटल 1 है, कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 5 महीने तक इन्वेस्ट किया। 5 महीने बाद उसने क्या किया, आधा प्रॉफिट, अपना आधा जो शेयर है निकाल लिया। अब उसका शेयर कितना बचा, कैपिटल 1 का हाफ शेयर बचा, और उसको कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, वो एक बचे हुए 1 साल में 7 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो बस ये हो गया इस टू।
कैपिटल ऑफ टू इंटू प्रॉफिट टाइम ऑफ टू, यही इसको करना है सॉल्व, ठीक है, जो जो टाइम है। क्वेश्चंस के थ्रू इसको देख लेते हैं जल्दी से। थ्री पार्टनर स्टार्टेड अ बिजनेस जिनका, अच्छा प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है हमको, प्रॉफिट 1:प्रॉफिट 2:प्रॉफिट 3, कितना है हमारा 8:7:5। टाइम कितना है, 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने, है ना। टाइम 1:टाइम 2:टाइम 3। काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं इसमें कि टाइम ईयर में ले कि मंथ में ले। हमको रेशियो निकालना है, तो आप ईयर में लो चाहे मंथ में लो, रेशियो उतना ही आएगा, तो किस में भी ले सकते हैं हम टाइम। टाइम का रेशियो कितना आ गया, 7:8:14, है ना। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपिटल। तो कैपिटल 1:कैपिटल 2:कैपिटल 3 क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट ऑफ 1/टाइम ऑफ 1:प्रॉफिट ऑफ 2/टाइम ऑफ 2 प्रॉफिट ऑफ 3/टाइम ऑफ 3। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ 1 कितना है 8, टाइम कितना है 7, प्रॉफिट ऑफ 2 कितना है 7/8:5/14। बेसिकली क्या किया है हमने, यही कर दिया है, यही यहाँ पे यही दिख रहा है ना, प्रॉफिट ऑफ 1 सेम, ठीक है, तो ये यही चीज है। अब आंसर हमारे होल नंबर में है, तो 7, 8 और 14 के एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 56। क्या आ जाएगा, 7 से 8 टाइम्स, 8 8 जा 64, 8 से 7 टाइम्स, 7 × 7 14 9, 14 से 56 4 टाइम्स, तो 5 4 जा 20। तो 64:14:20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक्स वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ देयर रेशियो 3:5, ठीक है। तो एक्स और वाई के कैपिटल का रेशियो कितना है, सो कैपिटल ऑफ एक्स इज टू कैपिटल ऑफ वाई कितना है, 3:5, ठीक है। एक 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद एक्स जो है 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, फिर 50% और ऐड करके नेक्स्ट बचे हुए 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। वाई ने क्या किया, 5 महीने बाद 60% कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो उनका एनुअल प्रॉफिट कितना होगा, एक्स का एनुअल प्रॉफिट कितना होगा, दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट 6.84 लाख है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, कोई वैल्यू अगर 50% से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो खुद का कितना हो जाएगा, 50% मीन 1/2, यानी कि 2 पे वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई तो कितना हो जाएगा 3/2, है ना। तो अगर 100 को मैंने 50% से इंक्रीज किया, तो 100 क्या हो जाएगा, 100 खुद का 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 50 हो गया, 150, तो 100 को आप 50% से इंक्रीज करेंगे तो 150 ही हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। बस अब इसी पे हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्स क्या पूछा है, दोनों का प्रॉफिट ऑफ, तो प्रॉफिट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट ऑफ 1 इज टू प्रॉफिट ऑफ 2 क्या हो जाएगा। एक्स का कैपिटल कितना है 3, 3 को उसने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 5 महीने तक, इंटू 5, तो क्या होगा कैपिटल इंटू टाइम, प्लस उसने क्या किया 50% और ऐड कर दिया, तो 3 में 50% और ऐड कर दिया, मतलब कि क्या हो गया, 3 खुद का कितना हो गया 3/2, कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 7 मंथ्स तक इन्वेस्ट किया, है ना। ये हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट ऑफ 1। प्रॉफिट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स है उसका, कितने महीने तक इन्वेस्ट किया उसने, 5 महीने तक इन्वेस्ट किया, प्लस 5 महीने बाद क्या हुआ, इसने 60% विड्रॉ कर लिया। 60% विड्रॉ कर लिया मतलब कि कितना, 3/2 विड्रॉ कर लिया, 5 विड्रॉ कर लिया, तो अगर 3/5 विड्रॉ कर लिया तो बचा कितना 2/5, यानी कि 55 का कितना 2/5 बचा। नेक्स्ट 7 मंथ के लिए उसने क्या किया, इसको इन्वेस्ट किया। अब निकाल लेते हैं इसका आंसर, कितना आ जाएगा, ये 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, ये आ गया हमारा 15, और ये हमारा कितना आ गया 63/5, ये कितना हो जाएगा हमारा 15 प्लस इट विल बिकम 963/2 इज टू 25 प्लस 7 to the 14, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये इधर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये 30 प्लस 93/2 इज टू 39, दोनों को हम 3 से कैंसिल कर देते हैं, सो दिस विल गो 13 टाइम्स एंड दिस विल गो 31 टाइम्स, ये 2 इधर चला जाएगा, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 31:26। 31:26 आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 57 यूनिट्स, 57 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.84 लाख, इज इक्वल टू 6.84 लाख। पूछा क्या है, ए का प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट कितना है, एक्स का प्रॉफिट है 31 यूनिट्स, 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.84/57 × 31, ये हो जाएगा। इससे जाएगा हमारा 0.12 टाइम्स, एंड जब हम 31 × 0.12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में 2 आएगा, 3.12, 3.72 इज द करेक्ट आंसर, 3.72 lakhs इज द प्रॉफिट ऑफ एक्स। सो आई होप क्लियर हुआ होगा, पार्टनरशिप आपका क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीडीएस में देखने को मिलेंगे, एफकेट में भी बट आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन, ये वाला जो टाइप है पिछला वाला, ये बेसिकली वो वाला है कि जो आपसे रेगुलरली पूछे जाते हैं।
तो ओके, आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, सीपीएसटी वाला चैप्टर, ठीक है। क्या कह रहा है, शॉपकीपर ने जब सेलिंग प्राइस 15% से इंक्रीज किया तो उसका जो प्रॉफिट है 5% से बढ़ के 15% हो गया। तो फाइंड द इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस में भी कुछ इंक्रीज हुआ है, वही हमको निकालना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्या, सीपी, यहाँ पे लिख लेते हैं एसपी, है ना। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और खुद करके ट्राई करेगा, क्योंकि बिना इसको खुद ट्राई किए समझ में नहीं आने वाला है। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज की इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सीपी मान लेते हैं हमारा पहले 100 था, तो पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, 5% था। पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, 5%। तो हमारा एसपी कितना था, 105 रुपए। ये क्या है हमारा, अगर 100 रुपए सीपी हो तो उस पर 105 है। फिर हमारा सीपी बढ़ा है, क्योंकि यही पूछा सीपी कितना बढ़ा है, तो हमारा सीपी बढ़ा हुआ है। मान लेते हैं वाई हो गया बढ़ के। जब सीपी बढ़ा है तो उसके बाद जो, जब इसने 15% से अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया, सेलिंग प्राइस को कितने से इंक्रीज किया, 15% से, तो यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, 115%। तो नया सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, 105 का 115%। तो जो नया सीपी है उस पर 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि वाई पे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या है, एसपी है, ये सीपी है वाई। एसपी कितना हो जाएगा, वाई पे 15% का प्रॉफिट हुआ तो वाई का 115%। अब ये भी एसपी है, ये भी एसपी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों को काट देंगे हम 115% को। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 105 रुपए। पहले सीपी हमारा 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 105 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा, 5%। सीपी हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा, 5%। इसको बैक करके देखिए दोबारा से, इसको खुद से ट्राई करिए तभी समझ में आएगा। जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन का, एक्स वाई लेके मत ही करिएगा, सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ देता है कि मार्क प्राइस ऑफ इतना आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ इतना चेयर। ऐसे इस टाइप की, ये उस टाइप का क्वेश्चन जब पूछता है कि 24 चेयर का सेलिंग प्राइस जो है 21 चेयर के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल से उसको रेशियो बना के क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ओके, क्या दिया हुआ है, 42 आइटम्स का मार्क प्राइस यानी कि एमपी इज इक्वल टू व्हाट, 70 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस, 70 आइटम का क्या हो जाएगा, ये सीपी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा सीपी अपॉन एमपी कितना आ जाएगा, ये सीपी अपॉन एमपी आ जाएगा हमारा 42/70, विच विल बी इक्वल्स टू 14 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3/5। 14 से 3 टाइम्स एंड 14 से 5। यहाँ से हमारा सीपी रेशियो मार्क प्राइस कितना आ गया, 3:5। आगे क्या दिया हुआ है, 25 आइटम्स का सेलिंग प्राइस एसपी। 25 आइटम्स का क्या है, सेलिंग प्राइस जो है इज इक्वल्स टू व्हाट, ये है हमारा एसपी, इज इक्वल्स टू 21 आइटम्स के मार्क प्राइस के इक्वल, यानी कि एमपी ऑफ 21 आइटम्स। यहाँ से हमारा मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 25/21। सो हमारे मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 25:21। पूछा क्या है, व्हाट कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट के लिए हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए। दोनों में मार्क प्राइस कॉमन है, तो मार्क प्राइस को हमको इक्वल करना पड़ेगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया हमारा, ये 15:25। सीपी कितना हमारा आ गया, 15 यूनिट्स। एसपी हमारा कितना, 21 यूनिट। तो कोई आइटम हम 15 रुपए में खरीद के 21 में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 6 रुपए का प्रॉफिट किस पे, 15 पे हुआ, तो इसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये, 20 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 × 20, 40% क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ से, 40% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल सोल्ड आइटम फॉर 1000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, इस 1000 का हमको कोई जरूरत नहीं है, हर एक जगह काम आएगा ये। अगर सीपी सेम है, सपोज कोई आइटम 100 रुपीज में खरीदा गया और उसको एक को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को 10% के क्या लॉस पे बेच दिया। एक पे क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट और एक पे 10% का लॉस। या फिर मान लो कि X% का एक पे प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे X% का लॉस हुआ। तो जब सीपी सेम है, यानी कि सेम सीपी में खरीदा है, तो इस केस में क्या होगा, हमको ओवरऑल नो प्रॉफिट, ठीक है, एंड नो लॉस, ठीक है। यानी कि कोई आइटम अगर सेम दाम पे खरीदा गया, एक को जिस परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को उसी परसेंट के लॉस पे बेच दिया, ओवरऑल हमको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर एसपी सेम है, यानी कि खरीदा कितने में हमको नहीं पता, लेकिन दो आइटम दोनों को सेम एसपी, यानी कि दोनों को 100 रुपए पे बेचा, और एक पे हमको बेचने पे X% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे क्या हो रहा है, X% का लॉस हो रहा है। अब इस केस में सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस नहीं, इसमें कॉस्ट प्राइस सेम था, अब सेलिंग प्राइस सेम है, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ऑलवेज इस केस में हमेशा लॉस होगा, कितना लॉस होगा, X²/100% से लॉस होगा। यहाँ पे क्या है, 10% पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 10% पे लॉस हो रहा है, और 1000 रुपए यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है।
तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास 100x² यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 100/100 इज इक्वल टू 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जब भी सेम परसेंटेज से प्रॉफिट हो, सेम परसेंटेज पे लॉस हो, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम हो, तो x² अपॉन 100% का क्या होगा, लॉस होगा ऑलवेज। और जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, यानी कि जिस दाम में खरीदा और कॉस्ट प्राइस में खरीदा और उसको 10% प्रॉफिट और 10% के लॉस पे बेच दिया, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये वाला दोनों केस हमेशा याद रखना, कब क्या करना है। सपोज अगर यहाँ पे दिया होता 10% की जगह कि एक पे 30% का प्रॉफिट हुआ और एक पे 30% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल हमारा लॉस कितना हो जाता, 30 × 30/100 विच इज इक्वल टू 9% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। हमेशा लॉस ही होगा इस केस में। और कितना होगा वो, x² अपॉन 100% का क्या होगा, लॉस होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, लॉस ऑफ 1%। किसी शॉपकीपर में किसी आइटम को क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया 12 and 1/2% का, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 12.5% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। स्टिल अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 25%, लेकिन अभी भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया, ठीक है। तो मार्क प्राइस अगर 12% का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना डिस्काउंट दिया उसने, 12% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। परसेंटेज का जो चार्ट है, मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर जो परसेंटेज का है इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, उसमें मैंने दिया हुआ है, आप जाके उसमें देख लीजिए, ये 12.5 1/8 होता है कि नहीं होता। तो 12.5% का डिस्काउंट दिया, यानी कि वैल्यू जो 8 थी, 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया। तो अगर हमारा मार्क प्राइस 8 रुपए था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 7 रुपए हो गया, है ना, क्योंकि 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना, 7। सो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया यहाँ से, 8:7। स्टिल अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का प्रॉफिट मतलब 25% मतलब कितना होता है, 1/4। यानी कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आ गई हमारी, 5 रुपए, है ना। 4 पे 25% का प्रॉफिट मतलब कि 5 रुपए दिया, बेच दिया। यहाँ से हमारा CP/SP कितना आ गया, 4:5, ये आ गया CP/SP, है ना। अब हमको क्या पूछा, मार्क प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। हमको क्या चाहिए होगा, MP चाहिए होगा यहाँ से, इस टू CP/SP, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए, तभी हमको इन दोनों का रेशियो मिलेगा। तो दोनों में हमारा SP कॉमन है, लेकिन क्या है यहाँ पे, एक में SP 7 है, एक में SP 5 है, दोनों साइड इक्वल करना पड़ेगा। इस साइड हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 40:35, इधर कितना आ जाएगा, 28:35। तो यहाँ पे CP कितना रेशियो आ गया, 40, CP कितना आ गया 28, SP कितना आ गया 35। तो MP/CP कितना आ गया, 40:28, जिसको हम सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, MP टू मार्क प्राइस इज टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा और ये 7 टाइम्स जाएगा, 4 से। पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, तो 10:7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो एवरेज वेट ऑफ सम, यहाँ से आपका एवरेज स्टार्ट हो गया, एवरेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से average weight of some students in a class is 60.5 kg. When 8 students whose average weight was 65 kg joined the class, the average weight of all the students increased by 0.9. The number of students in the class initially was, ठीक है। इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है, जिसको मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, आपको इसे करना भी नहीं है। अगर 60.5 बच्चे पहले थे, सपोज कर लेते हैं कि पहले क्लास में x बच्चे थे, ठीक है। x बच्चों का एवरेज कितना है, 60.5, तो टोटल x बच्चों का वेट कितना हो जाएगा, 60.5 इंटू x kg, है ना। फिर 8 स्टूडेंट और ज्वाइन कर लिए, 8 स्टूडेंट, कितना एवरेज है उनका, 8 स्टूडेंट का 65 kg। तो ये क्या हो गया, नया वेट, जो 8 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा वेट लेके आए हैं। तो टोटल एवरेज क्या पूछा है, और इनका एवरेज कितना है, तो नए x+8 स्टूडेंटों के क्लास में अब टोटल एवरेज कितने से बढ़ गया, 0.9 से एवरेज बढ़ गया। तो 60.5 एवरेज पहले था, अब कितना हो जाएगा, 60.5 प्लस 0.9 kg, क्या आ गया हमारा, 60.5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 65/x+8 इज इक्वल टू 61.4 kg। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सॉल्व करेंगे, देन हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू आएगा, इससे एवरेज, इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास निकल जाएगा, एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। बट हमको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। देखो पहले एवरेज कितना था हमारा, 60.5 kg, कितने स्टूडेंट्स का था हमको नहीं पता है, लेकिन बाद में 8 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा आ गए, जिनका एवरेज कितना है, 65 kg। तो जो एक्स्ट्रा बच्चे आए हैं वो एवरेज से कितना ज्यादा वेट लेके आए हैं, 4.5 kg का वेट एक्स्ट्रा लेके आए हैं, 65 में से 60.5 हमने माइनस कर दिया। सो 4.5 kg का वेट एक्स्ट्रा लेके आए हैं हर एक बच्चा।
टोटल बच्चे कितने हैं? 8 बच्चे। तो 8 बच्चे इतना वेट एवरेज से एक्स्ट्रा लेके आए हुए हैं। क्लास में टोटल बच्चे कितने, हम मान लेते हैं क्लास में टोटल एक्स बच्चे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कितने हो गए? एक्स बच्चे, और इसके कारण एवरेज कितना बढ़ा? 0.9 से एवरेज हमारा बढ़ गया। बस अब इसी को सॉल्व कर देना है। 0.9 से जाएगा आपका 5 टाइम्स एक्स इज टू कितना आ गया? 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ये प्रेजेंट में बच्चे हैं, तो पहले कितने बच्चे थे? 8 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, -8 कर देंगे हम लोग। 40 - 8 इज टू 32। 32 स्टूडेंट्स क्लास में थे। बस इस मेथड को क्या कर देना? सॉल्व कर देना। ठीक है, एक बैट्समैन ने 556 रन स्कोर किए अपनी लास्ट की 4 इनिंग में। देन नाउ हिज एवरेज इंक्रीज बाय 4 रन। फाइंड द एवरेज रन ऑफ आफ्टर 29 मैच। ठीक है, उसने टोटल कितने मैच खेले? 29। 1 2 3 ऐसे करते 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 उसने 29 मैचेस क्या है अपने खेले हैं। तो लास्ट के जो 4 इनिंग है उसमें उसने कितना स्कोर किया है? 556 रन क्या किए? स्कोर किए, जिसके कारण उसका एवरेज कितना बढ़ गया? 4 रन। अगर एवरेज 4 रन बढ़ा है, इसका मतलब कि जो 4 रन है इसके हर एक इनिंग के जो एवरेज स्कोर है सब में क्या हुआ? ऐड हो गया है ना। सब में चार 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 क्या हो गया है? उसका बढ़ गया है। टोटल 29 इनिंग्स में इसने कितने रन एक्स्ट्रा स्कोर किए हैं, तब जाके इसका एवरेज बढ़ा। तो 29 × 4 कर देंगे हम लोग। 116 रन इसने क्या किए? अपने पिछले एवरेज से 116 रन इसने एक्स्ट्रा स्कोर किए 4 मैच में। ठीक है, तो 4 मैच का स्कोर इसका 556 है, तो 4 मैच में इसका एवरेज कितना रहा है? 556/4। तो सॉल्व कर देंगे कितना? 139। यानी कि अपने लास्ट के 4 मैच में 26, 27, 28 और 29 इनिंग में ये 139 के एवरेज से खेला है। और जो पिछले एवरेज है इस लास्ट 4 मैच में 116 रन अपने पिछले एवरेज से एक्स्ट्रा बनाया इसने इन 4 मैचों में। तो 4 मैचों में 116 रन एक्स्ट्रा बनाया है, तो पर मैच कितना रन एवरेज से एक्स्ट्रा बना रहा था? ये 29 रन बना रहा था पर मैच एक्स्ट्रा रन। ठीक है, ये हमारा क्या है? एवरेज था, और ये मैचेस थे, तो ये एवरेज इनटू मैचेस किया था हमने। अब यहाँ पे क्या डिवाइड किया है एवरेज को चार लास्ट के 4 मैचेस से। तो क्या था हमारा? ये 29 रन हर मैच में इसने एवरेज से एक्स्ट्रा स्कोर किए हैं। तो यानी कि 139 इसने हर मैच में एवरेज स्कोर किया। कितना एवरेज से एक्स्ट्रा स्कोर किया? 29 एवरेज से एक्स्ट्रा स्कोर किया। तो इसका एवरेज कितना था? 110 रन पर मैच इसका एवरेज था पहले का। नया एवरेज पूछा है 29 के बाद एवरेज पूछा है कितना? 4 से बढ़ गया। इसमें हम क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। 114 रन, इसको 114 रन का क्या है? इसका एवरेज है। प्रेजेंट में इसका एवरेज कितना? 114 रन का। तो बस चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप एग्जाम में ज्यादा एक्स वाई के झंझट में ना पड़ना पड़े। क्वेश्चन आया, देखा और उसको सॉल्व कर दिया, बस काम खत्म। देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 50 स्टूडेंट्स जो थे उनका एवरेज मार्क्स है 65। एक स्टूडेंट जो है 83 चढ़ गया। चढ़ना क्या था उसका? 38 मार्क्स आए थे, उसकी जगह गलती से 83 चढ़ गया। तो बताओ कि जो करेक्ट एवरेज है वो क्या होगा? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हर बार देखने को मिलता है। इसको कन्वेंशनली कैसे सॉल्व करेंगे? 50 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज 65 है, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 65 है। गलत क्या चढ़ा? 83 चढ़ा। 83 माइनस कर देंगे, सही कितना चढ़ना था? 38 चढ़ना था, 38 इसमें ऐड कर देंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? 50/50। इससे क्या आ जाएगा? जो नया एवरेज है वो आ जाएगा। बट ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है? 83 चढ़ गया, चढ़ना कितना था? 38। यानी कि कितने का डिफरेंस आएगा? 83 माइनस हम 38 करेंगे, -38 करेंगे, कितना आ जाएगा? 45। यानी कि 45 मार्क्स कम चढ़ने चाहिए थे, जो कि क्या चढ़ गए? ज्यादा चढ़ गए। तो जो 45 मार्क्स का घाटा है, इस घाटे को पूरे 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तभी तो एवरेज कम होगा। तो जो 40, तो प्रेजेंट एवरेज कितना है हमारा? 65 है प्रेजेंट एवरेज। इसमें से कम कितना होना चाहिए था? -45 मार्क्स कम होने चाहिए थे। कितने बच्चों में बटेंगे ये? 50 बच्चों में बटेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 65 माइनस 0.9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 10 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, तो 0.9। तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा? चेंज हो गया 64.1 एवरेज हो जाएगा। बस दिस इज अ वे टू सॉल्व। जितना आ रहा है आपका डिफरेंस जो चेंज हो रहा है, उसी को एवरेज से घटा दो, उसी का एवरेज निकाल के एवरेज से घटा दो। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ से आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। इफ अ बॉय गोज होम टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर and goes back to home from school at the speed of 2 kilometer per hour, the total time taken by him is 5 hours. Find the distance from home to school. बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो जो हमारे स्पीड का रेशियो है, सपोज स्पीड हमारी एक्स रेशियो वाई में है, तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा वो उसका रिवर्स होगा हमेशा। क्या हो जाएगा? y/x हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस द स्पीड का रेशियो जो है वो टाइम के रेशियो का जस्ट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये बात क्या रखनी है? हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा, तो दैट इज वाई स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है? टाइम के रेशियो का रिवर्स हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। अब क्वेश्चन देखते हैं। वो जो लड़का है अपने घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर वापस आ जाता है।
तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, जब वो उसकी दो स्पीड मान लेते हैं, स्पीड 1 और स्पीड 2। स्पीड 1 क्या है, जब वो घर से स्कूल गया, कितनी स्पीड थी उसकी, 3 किलोमीटर पर आवर की। और जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी वापस आते समय। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3:2। ठीक है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 2:3, है ना, 2:3। तो जाते वक्त अगर 2 यूनिट टाइम लग रहा था, आते वक्त कितना लगेगा, 3 यूनिट टाइम। टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 5 आवर्स, 5 आवर्स लग रहा था। तो इसी 5 आवर्स को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो सीधे सीधे दिख रहा है 5 घंटे, 2:3, यानी कि जाते वक्त उसको लगा 2 आवर्स, आते वक्त कितना लगेगा उसको, 3 आवर्स। स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों केस में क्या आ जाएगा हमारा, 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका एक टाइप क्या है, अ पर्सन ट्रेवल्स इन अ कार एट द स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस ऑफिस 1 आवर लेट। इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस ऑफिस बाय 20 मिनट अर्ली। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। अब देखो, वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है तो डिस्टेंस तो सेम है, चाहे वो पहले पहुंचे चाहे बाद में पहुंचे, डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसमें क्या हमको पता है, स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड 1:स्पीड 2। क्या रेशियो दिया है हमको, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे कितना, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम उसका टाइम। मान लो ये है उसका एक्चुअल टाइम, जिस टाइम पे उसको पहुंचना चाहिए। जब वो स्पीड 1 से गया तो वो क्या हुआ, स्पीड 1 यानी कि जब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 1 घंटे लेट हो गया। कितना लेट हो गया, वो 60 मिनट लेट हो गया, है ना। लेकिन जब वो 108 की स्पीड से जा रहा था, एक्चुअली लेट हो गया, तो यानी कि टाइम के बाद पहुंचा, तो यहाँ पे आएगा 60 मिनट क्या हो गया, वो लेट हो गया, है ना। ओके, 60 मिनट लेट हो गया। लेकिन जब वो 108 की स्पीड से गया तो 20 मिनट अर्ली पहुंच गया। क्या पहुंच गया वो, तो अपने जो उसका एक्चुअल टाइम था उससे कितना पहुंच गया, 20 मिनट अर्ली पहुंच गया। तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है उसका, 80 मिनट्स क्या उसके टाइम का डिफरेंस है। अब ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस सेम है। स्पीड का रेशियो क्या है हमारा, 84:108। इसको काट देंगे, 7:9 क्या, स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 9:7। ये क्या आ गया, हमारा टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है। सो ये जो टाइम में चेंज आ रहा है, पहले कितना लग रहा है, 9 यूनिट टाइम, अब कितना लग रहा है, 7 यूनिट टाइम्स। कितने का डिफरेंस आया स्पीड चेंज करने पे, 2 यूनिट्स का डिफरेंस आया। टाइम में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट्स। इसी 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 मिनट्स दे रखी है। 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 80 मिनट्स। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 40 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पे 9 यूनिट्स दे रखा है, टाइम कितना लग रहा है, 9 यूनिट्स। तो 9 यूनिट्स कितना हो जाएगा हमारा, 9 × 40 इज इक्वल टू 360। 360 मिनट्स मतलब कि कितना हो जाएगा हमारा, 6 घंटे, 6 आवर्स। तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 84 की स्पीड से जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं, है ना। 84 की स्पीड से जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं। 84 की स्पीड से गया तो 6 आवर्स लग रहे हैं। और 6 आवर क्या है, वो 1 घंटे लेट पहुंच रहा है। जब उसको 6 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटा लेट पहुंच रहा है, यानी कि उसको एक्चुअली में पहुंचना कितने पे चाहिए था, 5 घंटे में उसको पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो याद रखना, एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए, 5 घंटे लगनी चाहिए। सो 84 की स्पीड से 6 घंटे में कितना उसने डिस्टेंस डिस्टेंस कवर करेगा, 84 × 6 स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस कवर करेगा। और ये डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करेंगे, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अपॉन 5। जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना हमारा, 100.80। तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 100.80 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बस। बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है ये। अथीफ इज, ठीक है, अथीफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। A thief is stopped by a policeman from a 500 meters. When the policeman start chasing, the thief also started running. Assuming that the speed of thief is 10 kilometer per hour, that of police is 18 kilometer per hour, how far the thief would have run before he is overtaken? एक है हमारे पुलिस भैया और दूसरी तरफ है हमारे थीफ भैया। हमारे पुलिस की निगाहें बहुत तेज थी, तो उन्होंने 500 मीटर से क्या किया, चोर को देख लिया। मैंने 500 मीटर से देख लिया मतलब कितना, हाफ अ किलोमीटर। ठीक है, आधे किलोमीटर से देख लिया। जैसे ही चोर को देखा 500 मीटर से, तो चोर हमारा दौड़ने लग गया किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लग गया। जैसे ही चोर दौड़ना स्टार्ट हुआ, पुलिस भी दौड़ने लग गया किस स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि जितने टाइम में उसको ओवरटेक करेगा, उस टाइम पे चोर हमारा जो थीफ है कितना दौड़ लिया होगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना दौड़ा होगा, उससे पहले हमको पता लगना चाहिए कि कितने टाइम तक दौड़ा हुआ है वो, है ना। डिस्टेंस निकालने हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम पता करना पड़ेगा, तभी तो स्पीड इंटू टाइम हम करेंगे, डिस्टेंस आएगा। टाइम कैसे निकालेंगे, तो लेट्स सी कि कितने टाइम में वो ओवरटेक करेगा।
तो पुलिस हमारा दौड़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पुलिस की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, हमारी पुलिस की स्पीड हो जाएगी उसकी स्पीड माइनस चोर की स्पीड, ये हो जाएगी उसकी रिलेटिव स्पीड। उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई हमारी, 8 किलोमीटर पर आवर। उसको 8 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। सो हमको निकालना है कैसे, टाइम, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा, हाफ किलोमीटर, और स्पीड कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना जाएगा हमारा, 1/2 × 8 बिकॉज टू 1/16 आवर्स का टाइम लगेगा उसको चोर को ओवरटेक करने में। तो 1/16 आवर तक पुलिस दौड़ा, तो 1/16 आवर तक हमारा चोर भी दौड़ेगा ओवरटेक होने से पहले। 10 की स्पीड से 1/16 आवर्स में वो कितना दौड़ पाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज टू डिस्टेंस। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कट जाएगा ये जाएगा 8 से 2 बार, 8 से 125 बार, और 2 से 5 बार, 125 × 5 625, यानी कि 625 मीटर हमारा चोर दौड़ चुका होगा जिससे पहले उसको पुलिस ओवरटेक कर दे। A car travels at 20 km/h in 30 minutes and x km/h से 45 मिनट्स तक दौड़ती है। If the average speed of the car was 14 km/h, find the value of x। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 20 km/h की स्पीड से 30 मिनट तक भागा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 20 × 1/2 प्लस x km/h की स्पीड से 45 मिनट भागा, 45 मिनट मतलब कि कितना, 3/4 आवर्स। ठीक है, आ गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, पहले 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर प्लस 45 मिनट यानी कि 3/4 आवर्स, इसको टू कितना हो जाएगा, 14। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, बस वही हमको निकालनी थी, है ना। लेकिन इस मेथड से नहीं करना है, करना कैसे हमको, एलिगेशन से करना है। मैंने क्या बताया था, जब भी दो वैल्यूज मिल करके तीसरी वैल्यू बन रही हो जिसमें तीसरी वैल्यू बाकी दोनों का एवरेज हो, तो इस केस में हम एलिगेशन लगाते हैं ना। तो क्या है हमारी स्पीड, 20 km/h की स्पीड है यहाँ पे पर आर, और x km/h की स्पीड है, दोनों का एवरेज कितना है हमारा, 14 km/h है ना। बस अब एलिगेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। टाइम का रेशियो हमारा कितना है, 30 मिनट 45 मिनट्स का क्या टाइम है, तो टाइम का रेशियो हमारा कितना आ गया, ये 2:3। तो रेशियो कितना है यहाँ पे, 2:3। अब यहाँ से हम 14 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 20 नहीं आएगा, लेकिन 14 में हम क्या ऐड करेंगे कि 20 आ जाए, 6 ऐड करेंगे तभी 20 आएगा 14 में। इसको हमको 6 बनाना होगा, कैसे बनेगा, इस साइड को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी 6 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4:6। अब 20 में से हमने 14 माइनस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 14 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 km/h व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, कितने आ गई वैल्यू ऑफ एक्स, 10 km/h। एलिगेशन सॉल्व हो गया, सिंपल था। एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है हमारी, 150 मीटर उसकी लेंथ है, और उसकी स्पीड कितनी है, 68 km/h। एक व्यक्ति है हमारे जो कि 8 km/h की स्पीड से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ट्रेन दौड़ रही है। तो पता करना है कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उस डायरेक्शन में हमारा व्यक्ति दौड़ रहा है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी हमारी कितनी, 68 - 8 इज इक्वल टू 60 km/h। डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 60 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 5/18 विच विल बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड। 50/3 मीटर पर सेकेंड क्या गई हमारी स्पीड, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो जाएगा हमारा, 150/50/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स। तो 9 सेकेंड्स में हमारी ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर लेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 PM इन मुंबई एंड रीचेस बैंगलोर एट 10 PM, और दूसरी ट्रेन जो है 8 बजे चलती है और बैंगलोर कब पहुंचती है, 10 बजे पहुंचती है, तो वो दोनों किस टाइम पे, मुंबई बैंगलोर से चलती है और मुंबई पहुंचती है 10 बजे, तो वो दोनों किस टाइम पे मिलेंगी। तो पहली बात क्या है, एक ट्रेन जा रही है हमारी मुंबई से बैंगलोर, एक जा रही है मुंबई से बैंगलोर, और दूसरी ट्रेन कहाँ जा रही है, बैंगलोर से मुंबई, है ना। इट मीन्स दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अब देख लेते हैं क्या दिया है हमको, ट्रेन ए हो गई हमारी और ये ट्रेन बी हो गई। मुंबई से बैंगलोर का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ट्रेन ए कितना टाइम ले रही है हमारी, 4 घंटे ले रही है। ट्रेन बी कितना टाइम ले रही है हमारी, 2 घंटे ले रही है ना।
अब हम मान लेते हैं हमारा जो डिस्टेंस है मुंबई से बेंगलोर का कितना है, वो डी किलोमीटर से। ठीक है, डी किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन एक किस स्पीड से कवर कर रही है, 4 घंटे में कवर करेगी, तो स्पीड क्या आ जाएगी, डी अपॉन 4 आवर्स, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन बी की हमारी स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे, डी अपॉन 2 आवर्स, ये क्या आ गई, स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। लेकिन ट्रेन जो बी है हमारी, उसने स्टार्ट कब के चलना, 8 बजे चलना स्टार्ट किया। तो ट्रेनें 8 बजे तक में, 6 से 8 तक में आधा रास्ता कंप्लीट कर चुकी होगी। तो कितना डिस्टेंस बचा है यहाँ पे, D/2, यानी कि अब D/2 डिस्टेंस को कवर करना है। ये है हमारी ट्रेन ए जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन बी हमारे इस डायरेक्शन में जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा और दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो नेट स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, D/4 प्लस D/2, विच इज इक्वल टू 3D/4 किलोमीटर पर आवर, है ना। 3D/4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करना है इनको, D/2 का डिस्टेंस कवर करना है। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो D/2/3D/4। तो ये D से D कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स। तो टाइम इज टू कितना गया, 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 40 मिनट्स। सो 40 मिनट्स लेगी हमारी ट्रेन क्या है, कवर करने, दोनों एक दूसरे को मिलने में 40 मिनट टाइम लेगी। तो अगर 8 बजे चलिए ट्रेन भी, तो कितने बजे मिलेंगे, 8 बजने के 40 मिनट बाद। सो 8 बज के 40 PM पे मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8:40 यहाँ पे आ जाएगा PM। सो 8:40 PM होगा जब दोनों मिलेंगे। इसके करने का एक और तरीका ये था कि 4 आवर ले रही है पहली ट्रेन एंड दूसरी ट्रेन कितनी ले रही है, 2 आवर ले रही है। तो इनकी टाइम का रेशियो कितना आ गया, 2:1। स्पीड का रेशियो का रिवर्स हो जाएगा, 1:2, रिवर्स रेशियो हो गया स्पीड का रेशियो, क्या आ गया, स्पीड का रेशियो। अब यहाँ से भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे सेम तरीके से। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ से बोट एंड स्ट्रीम का एक छोटी सी थ्योरी देख लेते हैं पहले। सपोज ये है हमारी स्ट्रीम जो कि है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है, एंड ये है हमारी बोट जिसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, है ना। अब सपोज जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट चले, अलोंग द स्ट्रीम जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, x+y किलोमीटर पर आवर, है ना। और जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में नेट स्पीड क्या हो जाती है, x-y किलोमीटर पर आवर। सो अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की वैल्यू दी हो, पूछ लिया जाए स्पीड ऑफ बोट क्या है, फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, तो कैसे निकालेंगे, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो D+U कितना आ जाएगा हमारा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x। सो x इज इक्वल टू वॉट, D+U/2। सो स्पीड ऑफ बोट हमारी क्या आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम/2। सिमिलरली हमारा स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, D-y/2। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो D-y इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू D-y/2। तो ये क्या आ गई हमारी स्ट्रीम की स्पीड का फॉर्मूला हो गया। ये क्या होगा हमारा, बोट की स्पीड का फॉर्मूला होगा। इसको चाहे नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोट है जो कि अपस्ट्रीम से डाउन अपस्ट्रीम चलती है फ्रॉम बी टू ए एंड वापस आ जाती है ए टू बी डाउन स्ट्रीम, और टोटल टाइम कितना लगता है उसको, 3 घंटे लगता है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 3। सो बोट की स्पीड एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, एंड स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। सो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 9+3 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। एंड अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9-3 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब अपस्ट्रीम गई कहाँ से, ए से बी तक, एंड देन डाउन स्ट्रीम क्या हुई, बी से ए वापस आई। तो हमारा डिस्टेंस का यहाँ पे कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो हमारा कितना हो गया, 12:6, विच इज इक्वल टू 2:1। क्या है, स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो ये हो गया, तो टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 1:2। टोटल टाइम कितना लग रहा है हमको, 3 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो अगर 3 आवर्स का टाइम लग रहा है तो एक्चुअल में टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 1 घंटा लगेगा अपस्ट्रीम में और 2 घंटे लगेंगे किसमें, डाउन स्ट्रीम में। 3 को हमने 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। सो 12 की स्पीड से 1 घंटे चलेगी तो 12 किलोमीटर, 6 की स्पीड से 2 घंटे चलेगी तो अगेन 12 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। A boat covers 375 meters in 30 minutes and returns back to the starting point in 18 minutes. Find the ratio of the speed of the boat in still water and the speed of stream. अगेन इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 375 मीटर की कोई जरूरत नहीं, रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं इसको। रेशियो क्या है, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की टाइमिंग का रेशियो क्या है, अपस्ट्रीम इज टू डाउनस्ट्रीम जो है इसके टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 30 मिनट इज टू 18 मिनट, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 5
6:3, 6 से हम कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या है, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, 3:5। सो अपस्ट्रीम जाने में उसकी स्पीड क्या रही, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर 3 यूनिट्स रही तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड होगी 5। पूछा क्या है, रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, हम मान लेते हैं क्या है, इनकी स्पीड क्या है, 3x एंड 5x। ठीक है, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, यानी कि u। स्पीड ऑफ बोट हम x मानते हैं, x क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x प्लस 5x अपॉन 2, विच विल इक्वल्स टू व्हाट, 4x। ये वाला x, इसको हम कैपिटल x ले लेते हैं, जो कि हम क्या है, स्पीड ऑफ बोट मान रहे हैं। क्या होता है ये, u प्लस v अपॉन 2 होता है। तो यही हमने यहाँ पे कर दिया, तो 4x आ गया। स्ट्रीम की स्पीड हमारी कितनी जाएगी, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू व्हाट, 5x माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दोनों का रेशियो कितना आ गया, 4:1। दोनों का रेशियो x x कट जाएगा, 4:1। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी कितनी आ गई, 4:1 आ गया। नेक्स्ट हमारा टाइम एंड वर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ए और बी, ए किसी काम को करता है हमारा 5 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में। दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं और एक दिन बाद हमारा ए लेफ्ट कर जाता है, तो कितना टाइम लगेगा बी को बचाओ काम करने में। एलसीएम कितना आ गया पे, 5 एंड 15 का 15 आ गया, है ना। 5 की एफिशिएंसी होगी, ए की एफिशिएंसी होगी 3, और बी की एफिशिएंसी होगी 15 से 1 टाइम जाएगा 1, है ना। सो ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, है ना। और 4, इस एफिशिएंसी से दोनों ने एक दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने, 4 यूनिट्स काम कर लिया। तो अब एक दिन के काम करने के बाद कितना काम बचा, 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11 यूनिट्स काम बचा। 11 यूनिट्स काम को कौन करेगा, कह रहा है बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 1। सो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 11 यूनिट्स काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 11 डेज। सो 11 डेज इज द करेक्ट आंसर, 11 दिन लगेगा उसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 22 मैन एंड, ओके मैन वुमेन वाला, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 22 आदमी और 19 औरतें किसी काम को 12 दिन में करती हैं, वहीं 13 मैन एंड 15 वुमेन किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो 9 मैन एंड 4 वुमेन कितने टाइम में काम करेंगी। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है इसको, केवल जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। टोटल वर्क हमेशा सेम होगा, इस कॉन्सेप्ट को केवल याद रखना है। इसमें काम क्या आता है कि टोटल वर्क इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो लेट कर लेते हैं कि जो हमारे मेन है इनकी एफिशिएंसी क्या है, स्मॉल m। जो हमारी विमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या है हमारी, स्मॉल w। तो 22 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 22m। और 19 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 19m। ये क्या होगा, कंबाइन एफिशिएंसी। सो इस एफिशिएंसी से 12 दिन तक काम चला, 12 दिन तक, है ना। सो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क किया, क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा। और वहीं दूसरे साइड हम देखेंगे, दूसरे साइड क्या दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। दूसरी साइड हमको दिया हुआ है कि जो 13 मैन, यानी कि 13 मैन की एफिशिएंसी 30m प्लस 15 वुमेन 15w की एफिशिएंसी से काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 डेज। तो ये क्या गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क सेम रहेगा दोनों साइड में, इसलिए हमने इसको इक्वेट कर दिया। 6 से 2 टाइम जाएगा, 6 से 3 टाइम जाएगा, कितना आ गया हमारा, 44 प्लस 44m प्लस 38w इज इक्वल्स टू 39m प्लस 45w। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5m इज इक्वल टू 7w। सो m अपॉन w इज इक्वल टू वॉट, 7/5। सो ये क्या आ गया, मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हमारे पास। मेन की एफिशिएंसी कितनी, 7, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट्स पर डे रेशियो में। सो 9 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 × 7 प्लस 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 × 5। 4 वुमेन है ना, तो 4 × 5, 4 वुमेन की है। ये क्या गया एफिशिएंसी, इस एफिशिएंसी से कितना काम करना है हमको। अब इसको आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दोगे, टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। इसमें पुट कर देते हैं हम लोग। सो 22 × 7 प्लस 19 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 5, ये W है, 19 × 5, और टोटल कितना लग रहा है टाइम यहाँ पे, 12 डेज। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 9 × 7 63, 20, ये आ जाएगा हमारा 63 और ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, 249 इंटू 12 भी है साथ में, तो ये 83 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 × 12 इज इक्वल्स टू व्हाट, 36 डेज। 36 डेज लगेंगे टोटल किनको, 9 आदमी और 4 औरतों को मिलके यही सेम काम करने में। सो क्वेश्चन इजी था,
बस इसको थोड़ा कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव भी नहीं है ये, बस केवल क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना होता है। ये वैल्यू लिखी, इस वैल्यू से हमने सीधे रेशियो निकाला, रेशियो की वैल्यू वापस में पुट करी तो हमको क्या मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। टोटल वर्क, फिर इस रेशियो को जो आदमी औरत साथ में काम करें इनसे इनकी एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी से हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए एंड बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी एंड सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी। सो ए की जो एफिशिएंसी सी की क्या है, दुगनी है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। ठीक है, इजी को टाइप का क्वेश्चन है। तो लेट्स सॉल्व दिस। इसको कैसे जल्दी से करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, हमारे ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में करते हैं। और हमारे बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 30 डेज में। और ए जो है बी से सी से दुगना एफिशिएंट है, तो ए और सी के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 2:1। तो ए और ए प्लस बी और बी प्लस सी का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 और 30 का एलसीएम जो कि हो गया 90। 18 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा, इंटू 5 डेज। 30 की एफिशिएंसी से 3 डेज लगेगा। सो हमारी ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 यूनिट्स। और बी प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट्स। उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, बी से बी कट गया, ए माइनस सी। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना का, यहाँ से 2 यूनिट्स आ गया। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ए माइनस सी एफिशिएंसी का जो यूनिट का डिफरेंस है 2 - 1, 1 यूनिट आ रहा है ना। तो इस 1 यूनिट को यहाँ पे 2 यूनिट दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, 4:2। सो नाउ ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 4:2, और डिफरेंस भी 2 है, इसके इक्वल है। तो ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 4 यूनिट्स। सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 2 यूनिट्स। तो 4 को यहाँ पे रखेंगे तो टोटल एफिशिएंसी है 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट। चाहे यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टोटल एफिशिएंसी 3 है, सी की 2 हो गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 यूनिट। तो बी 1 यूनिट की एफिशिएंसी से 90 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 90 यूनिट वर्क विद एफिशिएंसी ऑफ 1 यूनिट पर डे 90 डेज में करेगा। सो इजी क्वेश्चन था, 90 डेज में वो क्वेश्चन क्या करेगा, काम को खत्म करेगा। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 13, 40 डेज रिस्पेक्टिवली। सो ए है, बी है, सी है। ए करता है 24 में, बी करता है 30 में, सी करता है 40 में। तो सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम में निकाल लेते हैं, इसको डिले नहीं करना चाहिए। 120 यूनिट्स हो गया टोटल वर्क, ये करेगा 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 4 दिन काम खत्म होने से पहले क्या हुआ, सी ने काम छोड़ दिया, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगा। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है करने का, इसको टाइमलाइन बना दी हमने। पहले कुछ दिन तक क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन 4 डेज पहले, 4 दिन पहले क्या हुआ, सी ने काम छोड़ दिया। तो कौन काम किया, केवल ए प्लस बी ने काम किया। ए प्लस बी प्लस सी पहले इनिशियल कुछ डेज एफिशिएंसी से काम चला था, 12 यूनिट्स पर डे के हिसाब से चला था ना। एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 5 + 4 9 और 3 12। और लास्ट के 4 दिन में किस एफिशिएंसी से काम चला, केवल 9 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी से काम चला। सो 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना काम हुआ होगा, 9 × 4 = 36 यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ होगा। 36 यूनिट ऑफ वर्क हुआ, तो काम बचा कितना, 120 यूनिट्स टोटल वर्क है, -36 कर देंगे, कितना हो गया, 84 यूनिट्स काम बचा। 84 यूनिट्स काम किसने किया है, तीनों ने साथ में मिलकर किया है। किस एफिशिएंसी से, 12 की एफिशिएंसी से। तो जो 84 यूनिट है 12 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हुआ होगा, 7 डेज में हुआ होगा, है ना। तो 7 डेज इधर, 4 डेज इधर, टोटल कितना टाइम आ गया हमारा, 7 + 4 = 11 डेज। टोटल टाइम कितना लगेगा, 11 डेज। और इसके करने का एक शॉर्ट मेथड है, क्या है देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारे 12 की एफिशिएंसी से कर रहे थे शुरू से काम। लास्ट में किन्होंने काम किया, केवल बी प्लस ए ने काम किया, सी छोड़ के चला गया। किस एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। कितना दिन काम किए, 4 दिन काम किए। हम सपोज कर रहे थे कि जो हमारे सी है, सी ने काम अगर ना छोड़ा होता, तो सी काम ना छोड़ा होता, सी लास्ट में भी काम कर रहा होता, तो ये अपनी जो इसकी 3 की एफिशिएंसी, 3 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी से काम करता। 3 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी से काम करता, तो 4 दिन में कितना काम करता है ये, 12 यूनिट्स काम करता। फिर जो 12 यूनिट्स काम है, एक्स्ट्रा काम होता है। एक्स्ट्रा कैसे होता, ए बी एंड सी हमारा क्या क्या है, 24, 30 एंड 40। ये कितना आ गया हमारा, 120, 5, 4 एंड 3। सो ये जो 12 यूनिट काम है, इस 120 यूनिट जो काम टोटल कर रहे थे, इससे 12 यूनिट और एक्स्ट्रा होता है अगर सी भी काम लगा रहता है लास्ट के 4 दिन और। टोटल वर्क कितना जाता है हमारा, 120 + 12 = 132 यूनिट्स। किस एफिशिएंसी से होता है ये काम पूरा, 12 यूनिट्स यहाँ पे भी हो रहा है, 12 यूनिट्स यहाँ पे भी हो रहा है पर डे। तो 12 की एफिशिएंसी कितना टाइम लगता है, 11 डेज का टाइम लगता है। तो किसी भी मेथड से करिए, 11 डेज ही आने वाला है। जो काम छोड़ के चला गया, इससे थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। पाइप एंड सिस्टम आपका एक टाइप आता है, पाइप एंड सिस्टम से हर बार इसमें नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट लग जाता है। 3 नल है, एक नल ए है, एक नल बी है, और तीसरा नल क्या है, सी है। नल ए जो है 5 घंटे में किसी टंकी को भर देता है, नल बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर देता है। जो नल सी है
वो किसी टंकी को 12 घंटे में पूरा का पूरा खाली कर देता है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60। ये 12, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की 12 की आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 की आ गई, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, -5 की आ गई। क्यों? क्योंकि ये 5 यूनिट, 12 यूनिट काम बिगाड़ दे रहा है, 12 दिन में क्या करता है, पूरा काम खत्म कर देता है, यानी कि टंकी खाली कर देता है। तो -5 की एफिशिएंसी आ गई। सो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 + 10 - 5, कितना आ जाएगा, 17 यूनिट्स पर डे। 17 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 60 यूनिट्स काम होने में कितना टाइम लगेगा, 60/70 विच इज इक्वल टू 3 and 9/17 आवर्स। तो 3 and 9/17 आवर्स में क्या होगा, काम खत्म होगा, है ना। नेगेटिव एफिशिएंसी क्यों ले यहाँ पे, क्योंकि ये जो सी है वो पानी खाली कर रहा है। तो अगर ए जो है 12 यूनिट टंकी भर रहा है, बी जो है 10 यूनिट टंकी भर रहा है, तो सी क्या है, 5 यूनिट बिगाड़ दे रहा है, टंकी खाली कर दे रहा है। तो नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, SI। और प्रिंसिपल अमाउंट इज 600 बिकम, तो 600 का जो अमाउंट है कितना हो जाता है, 720 हो जाता है। और इन 4 ईयर्स, 4 ईयर में कितना हो गया वो, 720। तो पता करना है कि जो प्रेजेंट रेट है उसमें अगर 2% रेट इंक्रीज कर दें तो सेम टाइम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, 120 इंक्रीज हुआ कितने साल में, 4 साल में। तो 4 साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 120/600। उसको हम सॉल्व कर देंगे, किससे आएगा ये हमारा, 12 से जाएगा 1 टाइम एंड 12 से जाएगा 5 टाइम्स। 1/5 इज इक्वल टू 1/5 हमारा कितना, 20%। तो 20% का रेट है 4 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 कर देंगे इसको, 5%। तो 5% पर एनम का प्रेजेंट में रेट चल रहा है, 2% इसमें क्या किया हमने, इंक्रीज कर दिया। 2% इंक्रीज कर दिया तो रेट कितना हो गया हमारा, 7%। हमारा प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपये, है ना। और ये क्या पूछ रहा है कि टाइम कितना हमारा, 400 है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 100 है नीचे, इससे कट गया, कितना आ गया हमारा ये, 168 रुपीज़ क्या गया, इंटरेस्ट आ गया। इसको हम 600 में ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा, 768 रुपीज़। तो परसेंटेज 2% से अगर हमारा रेट इंक्रीज होगा तो हमारा जो अमाउंट होगा फाइनली 768 बन जाएगा। हमने रेट कैसे निकाला है, होप आपको समझ में आया होगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज 920। ठीक है, 6% पर एनम के हिसाब से 8 साल में कितना रेट हो जाएगा हमारा, 48%, है ना। 48% के रेट से कितना हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, 920। तो 48% की वैल्यू कितनी होगी, 920। सो 100, हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 920/48 × 100। सो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, इज इक्वल टू 920/100/48। अब क्या कह रहा है, किस रेट से हम इंटरेस्ट लगाएं कि 3 साल में ही हमको इतना इंटरेस्ट मिल जाए। तो इंटरेस्ट कितना है हमारा, 920। अब हमको क्या निकालना है, ये आ गया इंटरेस्ट, आ गया इंटरेस्ट निकलता है कैसे, प्रिंसिपल इंटू टाइम हो गया 3 ईयर्स इंटू आर जो कि हमको पता नहीं है, अपॉन 100। इसी की वैल्यू कितनी, 920 है। इसको सॉल्व कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, 920 से 920 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कितना, 16 टाइम्स। सो आर इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 16, यहाँ पे चला जाएगा 16% पर एनम। तो 16% पर एनम का हमारा इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, तब जाके हमको जो 920 रुपए हैं जो 8 साल में मिल रहे हैं वो 3 साल में मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ऑन द सम ऑफ इतना। 2 ईयर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिए। जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो 2 ईयर्स का हमारा फॉर्मूला क्या है, P × R/100 का स्क्वायर। बस काम खत्म। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, CI माइनस SI फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू इतना। अब इसको इसी फॉर्मूले में रख देंगे। हमारा प्रिंसिपल कितना है, 6800 इंटू 15/100 का स्क्वायर, which is equals to what, 6800 इंटू 225/100। इसको सॉल्व कर देंगे, 100 × 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर हो गया। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया। 25 से चला जाएगा 9 टाइम, 25 से चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 से हमारा जाएगा 17 टाइम्स, 17 इंटू 9 इज इक्वल टू व्हाट, 153 रुपीज़। तो 153 रुपीज़ क्या है, हमारा डिफरेंस है 2 साल का। आपके कैट के एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये, तो एक टाइप आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 5,000 रुपए हैं, 16,200 बन जाते हैं कुछ ईयर्स में। तो उसी के हाफ टाइम में कितना होगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो 5,000 रुपए जो थे हमारे, 5,000 रुपए थे, वो कितने बन गए हमारे, 16,200 बन गए। कितने साल में, मान लेते हैं एक्स, 2x साल मान लेते हैं ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। 2x साल में कितने हो गए, 16,200। हमसे क्या पूछा कि x साल में, यानी कि हाफ ईयर्स में कितने हो पाएंगे। तो 5,000 से लेकर के सपोज करते हैं x ईयर्स में जो हाफ हो गया, y रुपए बन जाएगा ये।
अब जो ये वाई रुपए है अगले हाफ साइकिल के लिए क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा, जो कि अगले एक्स ईयर में कितने बन जा रहे हैं, 16,200, है ना। रेट का परसेंटेज, हमारे इंटरेस्ट का जो रेट है उसका परसेंटेज दोनों में सेम है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5,000 जो है वाई प्रोपोर्शनल टू वाई इज टू 6200, एक ही जीरो है यहाँ पे, ठीक है, 16,200 एक्चुअली। सो बस क्वेश्चन सॉल्व है, हमारा वाई स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, 5,000 इंटू 16200। सो वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 81, 1 2 3 4 5 6। सो ये आ गया वाई इज इक्वल्स टू वॉट, 9, 1 2 3 4 5 6, 3 हट जाएगा, 0 0 0, 9,000। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9,000 रुपये। सो 9,000 रुपये क्या आ गया हमारा रे, ये आ गया कि आधे साल में कितना बनेगा, तो आधे साल में कितना बन जाएगा, ये 9,000 बन जाएगा। आधे साल में मतलब कि आधे टाइम में एक्चुअली। सो 5,000 से 9,000 बच गया। अब ये जो 9,000 है क्या होगा, प्रिंसिपल का काम करेगा अगले वाले इंटरेस्ट के लिए, अगले सेम एक्स ईयर के टाइम में कितना हो जाएगा, ये 16,200 हो जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी मंथ विल 8,000 यील्ड्स रुपीज इतना एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम, 20% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो जब भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो जो आपका रेट होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर क्वार्टरली हो जाए तो आपका जो रेट होता है अपॉन 4 हो जाएगा, और जो आपका टाइम होगा वो इंटू 4 हो जाएगा। तो हमारे जो 8,000 रुपये थे, हमारा रेट यहाँ से कितना आ गया, 20/2 इज इक्वल्स टू 10% आ गया, हमारा रेट आ गया। अब 8,000 जो रुपए थे हमारे, वो कितने हो गए, 2,648, यानी कि 2,648 इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो रुपए कितने हो गए हमारे, 10,000, इसमें ऐड कर देंगे 8,000 में, 648 रुपए। सो 8,000 का अमाउंट जो है हमारा कितना कन्वर्ट हो गया, ये 10,648, दोनों को 8 से कैंसिल कर देंगे हम लोग, 1,000/1, 326, 331, सो 1,331/10,000 हो गया ये, ठीक है। तो कि आपको यहाँ से एक चीज क्लियरली दिख रही है कि 11/10 का क्या है, क्यूब है। तो ये 10 पे डेफिनेटली हमको यहाँ पे 10% इंटरेस्ट दिख रहा है, तो हमारे एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 3। यानी कि 3 साइकिल्स लगेंगी, 3 साइकिल्स लगेंगी किसमें, इस अमाउंट को बनने में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से। 3 साइकिल्स मतलब कितने कितने महीने की साइकिल है, हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने की साइकिल्स है। तो कितना टाइम लग जाएगा, 18 मंथ्स। सो 18 मंथ्स लगेगा हमको ये रुपए निकालने में, 2,648 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, जब 20% का रेट है पर एनम। हमारा रेट क्या हो गया, जस्ट इसका हाफ हो गया। आपका एरिया पेरीमीटर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। एरिया पेरीमीटर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 ए स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस, 1/2 रोम्बस है ये, ठीक है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, where D1 and D2 आर द डायगनल्स। इसके बाद क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, विच इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है, सो दिस इज बेस B एंड दिस इज हाइट H, सो बेस इंटू हाइट। उसके बाद क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, ये इसकी पैरेलल साइड है A1 एंड A2, दिस इज द हाइट H, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू A1 प्लस A2 इंटू हाइट H। उसके बाद आता है सर्कल, सर्कल का क्या हो जाएगा, सबको पता है, πr²। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। बस यही आपके एग्जाम के काम के हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर का आई डोंट फील कि बताने की जरूरत है कि साइड इंटू साइड होता है या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना है हमारा, 140 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमको रखनी है, इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको, 5/18 विच विल बी इक्वल्स टू 11/3, कितना गए, 55/3 मीटर पर सेकंड। पर मिनट पूछा है, तो 55/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 55/3 इंटू 60 कर देंगे इसको हम, जगह 20 टाइम्स, देन 20 नहीं, 6 से 20 टाइम्स, ओके। तो ये जाएगा कितना, 0 0 एंड 1 1, तो 1100 मीटर्स। डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 1100 मीटर्स पर मिनट के हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। रिवोल्यूशंस कितने लगेंगे, ये हमारा है क्या, रेडियस है। हमको क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस चाहिए पूरे उस सर्कल का, पता लगे कि सर्कल एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। सर्कल का हमारा रेडियस 70 है, तो हमारा इसका सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, 2πr विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 70, 10 टाइम्स
कितना आ गया 440 सेंटीमीटर और 4.4 मीटर। सो एक राउंड में 4.4 मीटर कवर करता है, तो 1100 के लिए कितना करना पड़ेगा, 4.4 से इसको डिवाइड कर देंगे, विच विल बी, यहाँ पे एक जीरो हमने भेज दिया, 4 से 4 टाइम्स एंड 4 11 से 4 टाइम, 11 से 1000, इट विल गो 250। सो 250 रिवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से जो है हमारे व्हील को रोटेट करना पड़ेगा, तब जा करके वो क्या करेगा, कवर अप कर पाएगा स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 50% देन द परसेंट डिक्रीज इन द एरिया। इजी क्वेश्चन है, 50% से डिक्रीज कर दिया गया है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि कितना 1/2 से डिक्रीज कर दिया गया है। तो पहले हमारा रेडियस आर था, अब हमारा रेडियस कितना हो गया, r/2 हो गया। तो पहले एरिया कितना था हमारा, पाई आर स्क्वायर, अब हमारा एरिया कितना हो गया, पाई r/2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। रेशियो कितना आ गया, एरिया 1 हमारा था पाई आर स्क्वायर इज टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, तो रेशियो कितना आ गया एरिया का, पहले 4 यूनिट था, अब कितना हो गया 1 यूनिट। कितना घटा, 3 यूनिट्स घट गया, किस पे, 4 पे, तो 3/4, यानी कितना घट गया, 75% क्या हो गया हमारा एरिया घट गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 75%। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वन ऑफ द डायगोनल्स इज 24, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ये है हमारा रोम्बस, ठीक है, ये है D1, सपोज कर लेते हैं कि ये है D1 एंड दिस इज व्हाट D2। D1 ये हो गया हमारा ये वाली लेंथ एंड D2 ये हो गई। D1 कितना दे रखा है 24, D2 हमको पता नहीं है, एरिया 216 है, तो एरिया 216 इज इक्वल टू व्हाट 1/2 इंटू D1 इंटू D2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। तो यहाँ से हमारा ये कट जाएगा 12 टाइम्स एंड D1 की वैल्यू कितनी आ गई 216/12, 1 टाइम एंड 8 टाइम, सो 18 क्या आ गई हमारी D1 की वैल्यू। तो ये कितना आ गया 18। अब हमको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो हमको ये साइड चाहिए। और एक रूल होता है क्या कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्या ये लेंथ कितनी जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो ये लेंथ होगी हमारी 9, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 24 का हाफ यानी कि 12। सो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, विच इज इक्वल टू 225 का अंडर रूट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका वो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। दिस इज आर पेरीमीटर, 60 सेंटीमीटर इज आर पेरीमीटर। ट्रिक से फोकस करिए, लास्ट टाइम बचा है, इस तरीके से सॉल्व करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स वन आफ्टर द अदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, सबसे पहले एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, एंड और वाला। जब भी किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछे एंड कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल इफ अ डाइस इज इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एंड अ 4 इफ अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, बस। लेकिन अगर और है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 और अ 4, तो हमने डेक ऑफ कार्ड में से कुछ कार्ड उठाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, इस केस में क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देते हैं, बस। प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई यहाँ से। अब देखते हैं कहाँ पे कैसे कैसे सिचुएशंस आती हैं। कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, जब 5 टाइम्स कॉइन टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये जाएगा सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये डायरेक्ट ट्रिक है, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। सपोज कोई डाई से 2 बार रोल किया गया तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6 की पावर 2, 36 हो गया। 3 बार रोल किया गया क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। 4 कॉइन टॉस किए तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा 16, है ना। ये दो कैसे आ रहे हैं, एक बार कॉइन टॉस किया जाता है तो हमारे को कितने सैंपल स्पेस होता है 2 का होता है, तो उसके बाद फिर पावर लगती जाएगी। डाइस को एक बार रोल किया जाता है तो हमारा सैंपल स्पेस कितना होता है 6 का होता है, उसके बाद जितनी बार रोल किया जाएगा उतनी बार उसकी पावर लगती जाएगी, इससे हमारा क्या होगा सैंपल स्पेस निकल जाएगा। ओके, सो क्या कह रहा है 2 की पावर 5 इज टू 32, हाँ ठीक है, ये क्या मैं सैंपल स्पेस आ गया। पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। सो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है हेड। तो हम क्या करते हैं, टोटल सैंपल स्पेस है उसमें से हम एक बार हेड और नो हेड को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एटलीस्ट 2 हेड का सैंपल स्पेस आ जाएगा। नंबर ऑफ टोटल, जो नंबर ऑफ लाइट जो हमको आउटकम जरूरत है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो या तो पांचों बार अगर हमारा टेल्स आ गया, एक भी बार हेड नहीं, एक हमको इसको निकालना है, दूसरा क्या अगर एक बार हेड आ गया बाकी बार क्या आया टेल्स आ गया।
सो एटलीस्ट टू हेड वाली प्रोबेबिलिटी यही दो चीज नहीं है। तो अब ये जो है ये जो हेड एक बार आए, ये 5 कंडीशंस में आ सकता है। एक बार हेड आपका यहाँ पे आ गया, दूसरी बार यहाँ पे आ गया, तीसरी बार यहाँ पे आ गया, चौथी बार यहाँ पे आ गया, और पांचवी बार यहाँ पे आ गया। बाकी सब में टेल्स है। तो 5 कंडीशंस और क्या हो गई, ये हो गई। तो 5 और एक 6, 6 कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हमारे 32, और जो हमको आउटकम्स देने हो कितने 32 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 26/32। प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई यहाँ से 13/16। सो 13/16 क्या होगी प्रोबेबिलिटी कि जो हमारा नंबर आएगा उसमें एटलीस्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, हमने 5 बार कॉइन को टॉस किया तो उसमें एटलीस्ट 2 हेड्स होंगे। 3 dice are thrown. Find the probability of getting a prime number on the first dice, a composite number on the second dice, and an odd number on the third dice. ठीक है, जब 3 डाइस थ्रो किए गए हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट डाइस, दिस इज द सेकंड डाइस एंड दिस इज द थर्ड डाइस। तो एक थ्रो में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो पहले डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक प्राइम नंबर मिलेगा। प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, तो 3 प्राइम नंबर है। तो 3/6 होगी प्रोबेबिलिटी। दूसरे डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी है कि कंपोजिट नंबर आएगा। कंपोजिट नंबर हमारी क्या क्या है, 4 एंड 6 है, तो 2/6 आ गई। तीसरे डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। हमारे 3 ऑड नंबर है, 1, 3 एंड 5, तो क्या आ गया हमारा 3/6। एंड का केस है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 3 इंटू 2 6 एंड 3 से जाएगा 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 1/12। सो 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी कि हम जब 3 डाइस को टॉस करेंगे तो एक पे हमारा प्राइम नंबर, एक पे कंपोजिट नंबर और एक पे ऑड नंबर आएगा, 1/12। ठीक है, अब कार्ड्स को जल्दी से देख लेते हैं। कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं हम लोग। क्या होता है, एक डेक ऑफ कार्ड जो होता है, एक कार्ड का जो डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 26 एंड 26, जिसमें 26 होते हैं हमारे रेड कार्ड एंड 26 हमारे क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड अगेन फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, 13, रेड एंड ब्लैक अगेन 13 और 13 में डिवाइड हो जाते हैं। ये भी किसमें हो जाएगा हमारा 13 एंड 13। रेड में हमारे दो आते हैं टाइप, क्या होता है, डायमंड एंड हर्ट। ब्लैक में क्या आता है, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, स्पेड एंड क्लब। सभी डेक में क्या होता है, सबसे पहला कार्ड होता है एस, एस के बाद आता है 2, और फिर 2 से लेकर 10 तक क्या होते हैं, नंबर होते हैं। देन हमारे 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। सभी में ये चीज है, एस से लेकर के 10 तक नंबर, देन जैक, क्वीन एंड किंग। एस से लेकर के 10 तक नंबर एंड देन जैक, क्वीन एंड किंग। सेम इसमें भी एस से लेकर 10 तक नंबर एंड जैक, क्वीन एंड किंग। सो जो हमारे ये जैक, ये आप देखिए यहाँ पे, ये जो किंग है, के से डिनोट होता है किंग, क्यू से होती है क्वीन और जे से जैक। इसको हम बोलते हैं क्या, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। और ये जो इक्का ए है, इसको हम बोलते हैं एस। ठीक है, ये हमारा रेड में क्या है, ये डायमंड है, और ये क्या है, हर्ट है। ये जो ब्लैक में हमारा, ये इसको स्पेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, सब कार्ड्स कितने कितने पता चल गए। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं हमारे 12। एक डेक में टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कैसे, हर एक में कितने, 3 3 है, जैक, क्वीन एंड किंग, जैक, क्वीन एंड किंग। सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 12 हो गए फेस कार्ड्स हमारे। एस कितने होते हैं पूछा है, तो एस होते हैं 4। हर एक कार्ड बाकी 4 4 होते हैं। एक जैक की बात करें तो जैक 4 हो जाएगा, दो हो, दो कितने, 2 4 होते हैं। सो हर एक कार्ड 4 4 होते हैं, और सिर्फ फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड इज ईदर रेड और अ किंग। ठीक है, अब यहाँ पे और वाला केस आ गया। सो क्या कर लेते हैं, हमारे पास रेड कार्ड कितने हैं, रेड है टोटल 26 कार्ड्स आउट ऑफ 52। सो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52। किंग कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो प्लस कर देंगे। मैंने क्या बोला था, प्लस कर देंगे, तो +4। ये होगी किंग की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्चुअली क्या, किंग की प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी 26/52, किंग की प्रोबेबिलिटी है 4/52। इनको ऐड करेंगे तो सीधे यही आ जाएगा। बट इस 26 रेड में भी हमारे पास 2 किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। इसमें 2 किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा 28/52, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 से 7 टाइम्स, 4 से 13 टाइम्स। तो 7/13 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज की, फॉर गेटिंग अ रेड कार्ड और अ किंग कार्ड। दोनों नहीं आ सकते साथ में क्योंकि और आ गया है यहाँ पे। तो दिस इज आर प्रोबेबिलिटी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ये वाला। अब आपका आता है बॉल्स वाले क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चंस एक टाइप है जो कि आपके बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में। 7 व्हाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, वन आफ्टर द अदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वन ऑफ देम इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे फर्स्ट विड्रॉल में
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हमारे पास 16 बॉल्स हैं। सो फर्स्ट विड्रॉल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल व्हाइट आएगी 7/16। अब जो सेकंड विड्रॉल होगा कितनी बॉल्स बची 15 और इसमें क्या आना चाहिए ब्लैक आना चाहिए, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/15 प्लस दूसरा क्या है कि 16 में से फर्स्ट विड्रॉल में हमारे पास क्या आ जाए ब्लैक आ जाए तो 9/16 और सेकंड वाले में क्या आ जाए हमारे पास व्हाइट आनी चाहिए फिर तो 7/16। तो दोनों की दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका ये 8 टाइम्स एंड दिस विल गो 3 and 5 टाइम्स तो 21/40। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक ब्लैक होगी और एक हमारी व्हाइट होगी 21/40। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं 16 बॉल्स है ना। 16 बॉल्स में से 2 बॉल्स चुननी है तो कितने तरीके से चुनी जा सकती हैं 16C2 तरीके से। अब हमको क्या चाहिए एक में या तो या तो एक रेड बॉल स्टार्टिंग में एक व्हाइट बॉल चाहिए दूसरी क्या होनी चाहिए ब्लैक होनी चाहिए। तो 7 व्हाइट बॉल है एक निकालनी है 7C1 तरीके से निकाली जा सकती है इंटू 9 ब्लैक बॉल है कितने तरीके से निकाली जाती है 9C1 से दोनों में से एक एक निकालनी है और पूरे को हम किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि पहले केस में व्हाइट आ जा रही है दूसरे केस में पहले में ब्लैक आ जा रही है। सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल वाला केस आ जाएगा 7 × 9 ऊपर आ जाएगा नीचे का आ जाएगा 16 × 15 × 2 सेम केस 8 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 15 है तो 5 टाइम्स कितना आ गया हमारा 21/40 है ना। जिसको ये कैसे हुआ एनसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे हुआ नहीं पता है तो वो उसके चक्कर में मत पड़ो। ये उसी के लिए जिसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एनसीआर पता है क्या होता है। एनसीआर बेसिकली होता क्या है n⁻⁴ इंटू आर फैक्टोरियल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। आप इस वाले मेथड से करो इसकी जगह जिसको कॉम्बिनेशंस पता है वो इससे करो क्योंकि फिर इससे इजी पड़ जाता है। एक जॉब इंटरव्यू में 2 वैकेंसीज है जिसमें हस्बैंड की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 और वाइफ की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ उसमें से कोई एक सिलेक्ट होगा। सो हस्बैंड की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/7 वाइफ की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/5। एक तभी सिलेक्ट होगा जब दूसरा क्या होगा रिजेक्ट होगा क्योंकि वैकेंसीज कितनी है वैकेंसीज हमारे पास 2 है। सो 2 वैकेंसी है तो एक सिलेक्ट होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए रिजेक्ट होना चाहिए। तो पहला क्या है वाइफ वाइफ की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ गेटिंग सिलेक्टेड। सो वाइफ की रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 4/5। हस्बैंड की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 1/7। सो हस्बैंड की हमारी रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/7 है ना। केस 1 क्या है वाइफ गेटिंग सिलेक्टेड। तो वाइफ गेटिंग सिलेक्टेड की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जब वाइफ सिलेक्ट हो रही है तो वाइफ की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या 1/5 लेकिन हमारा हस्बैंड उस टाइम पे क्या होना चाहिए रिजेक्ट होना चाहिए तो हस्बैंड के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/7। केस 2 क्या है कि हस्बैंड गेटिंग सिलेक्टेड हस्बैंड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7 लेकिन जब हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो वाइफ क्या होनी चाहिए रिजेक्ट हो जानी चाहिए। तो वाइफ की रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ गया 6/35 प्लस 4/35 इज टू 10/35 कितना आ गया हमारा 2/7। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इज 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है यहाँ से आपका क्लॉक क्वेश्चन स्टार्ट है लास्ट टाइप हो गया आपका ये क्लॉक। क्लॉक का एक रामबाण फॉर्मूला जो कि हर क्वेश्चन में लगता है इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं दैट इज व्हाट। अगर एंगल पूछ लिया कि कितना एंगल बन रहा है तो एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारा 30h-11m/2 इसका मॉड्यूलस। ठीक है बेसिकली इसको आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से याद कर लीजिए कि 60h-11m इसका मॉड है अपॉन 2 सीधे क्योंकि फिर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसको। सो इसमें h क्या है जो 5 r लिखे हैं यहाँ पे इसको पुट कर दो और m में जो मिनट लिखे हैं यहाँ पे इसको पुट कर दो आंसर आ जाएगा इसका। तो 60 × 5 - 11 × 15/2 which is equals to 300 - 165/2। so 165 यहाँ से माइनस करेंगे 5 then 9 3 then 135/2 which will be equals to what 67.5 डिग्री। तो 67.5 डिग्री होगा कब जब 5:15 होंगे क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:15। रिफ्लेक्स एंगल पूछा है रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि हम कैसे निकालेंगे 360 माइनस करके अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 60h - 11m/2। अब 360 माइनस 60h कितना हो जाएगा 10 क्या है हमारा h है और मिनट कितना है हमारा 25 है। सो 60 × 10 कितना हो जाएगा 600 माइनस 11 × 25 कितना हो जाएगा 275/2। तो सॉल्व कर देते हैं 360 माइनस कितना हो जाएगा ये हमारा 5 2 एंड देन हमारा ये कितना बचा 5 - 2 325/2 विच इज इक्वल टू 365 माइनस 162.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो हमारे 162.5 360 माइनस करेंगे ना, 162 पॉइंट, इसको हम जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 197.5 डिग्री। सो 197.5 डिग्री इज द आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ योर सीरीज। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सारे के सारे टाइप डिस्कस किए हैं। आपका एक काम है इस सीरीज को एंड तक देखना, अगर एंड तक आपने देख लिया इट इज वेरी गुड। जिसकी भी एफकेट एग्जाम पास आ रहा है उसके साथ इसको शेयर करो, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड है। ये एक तरह से आपका एक्सपेक्टेड पेपर है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है। इसको शेयर करो, इसको प्रैक्टिस करो। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है। कौन से टेलीग्राम पे अवेलेबल है? ये फोर्स डीवीएस के टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए एंड टेक केयर।